ओके, गुड मॉर्निंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो आशा करता हूं आप सही होंगे। वापस बता रहा हूं, थोड़ा सा अगर वीडियो लैगिंग हो रहा है तो रिलैक्स रहिए, ज्यादा टेंशन नहीं है। मतलब एक 8-10 सेकंड का प्लस माइनस हो गया, वो भी सर्वर का स्पीड इंटरनेट स्पीड को मैच करते। ओके, एंड वो ऑटोमेटिकली उसको सिंक हो जाएगा। एक थोड़ा सा वो आपका सिस्टम और वो सिस्टम सिंक में आ जाएगा ना, तो अपने आप सारी चीजें सिंक हो जाएगी मालिक। तो basically now we are into the aura of one of the most important subject of CA intermediate group 2। वैसे जो एग्जामिनेशन जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब सारे के सारे एग्जामिनेशन ड्यू नवंबर में, नवंबर 21 में है। नवंबर 21 की बात करें तो पहला क्वेश्चन बहुत जन पूछेंगे, सर व्हेन नवंबर 21 एग्जामिनेशन विल हैपन, ये एग्जामिनेशन कब होंगे? तो ये सवाल छोड़कर बाकी सब सवाल मुझे पूछिए। ओके, सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन एग्जामिनेशन कब होंगे, कैसे होंगे, तो उसका सवाल का आंसर एक ही रहेगा, लेट जुलाई एग्जामिनेशन हैपेंस फर्स्ट। जुलाई की एग्जामिनेशन होने दो, उसके बाद मालिक अपन नवंबर की बात करेंगे। तो ज्यादा हेडेक मत करिए, एग्जामिनेशन कब होगे, आप अपनी तैयारी करिए मालिक, आप अपनी तैयारी करिए। मैं अभी मैसेज की तरफ नहीं देख रहा हूं, मेरे राइट साइड जब मैं देखूंगा तो मैं मैसेज की तरफ देखता हूं, मैं लेफ्ट साइड मतलब ये अभी मेरे ये साइड देखूंगा। ओके, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा वो स्ट्रीमिंग बराबर हो रहा है कि नहीं उसके तरफ देख रहा हूं। लेकिन जब मैं सीधा देख रहा हूं, इसका मतलब ना मैसेज देख रहा हूं ना कुछ देख रहा हूं, तो आपके साथ मेरा इंटरेक्शन चल रहा होगा, आप भी इंटरेक्शन करते रहिए मालिक। आपको इंटरेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। भारत माता की जय। So Malik, before starting anything, I am just telling you one of the most important subject is your EIS and SM. Basically your paper 7, पेपर 7 जिसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज 7A, दो पार्ट में डिवाइडेड है मालिक, एंड दैट इज 7A and 7B। Okay, the 7A is your EIS and 7B is your SM. Sir, what is the full form of EIS? Enterprise Information System. Enterprise Information System. Enterprise Information System. प्लीज अंडरस्टैंड, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पहला सब्जेक्ट का नाम है। एंड सेकंड सब्जेक्ट नेम इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक 2-4 लेक्चर तक मेरे राइटिंग को बख्श दीजिए, बिकॉज क्या हो रहा है, आई स्टार्टेड लिखना ऑलमोस्ट आफ्टर ए मंथ। मतलब कोविड होने के जस्ट पहले से मेरा राइटिंग स्किल थे, उसके बाद कोविड हो गया, उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस है, तो ऐसे हाथ थर थर कांप रहे मालिक। थर थर को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश का क्या होगा मालिक। ओके, लेकिन थर थर कांप रहे हैं मालिक, थर थर कांप रहे हैं मालिक। ओके मालिक, तो लॉजिकली अभी अपन देख रहे हैं, तो लॉजिकली तो थोड़ा सा राइटिंग की तरफ आप इग्नोर करिए, राइटिंग पे ज्यादा टेंशन मत दीजिए, राइटिंग की स्किल्स के बारे में अपडेट अपन बाद में करेंगे। मैं वापस सब लोग को कहना चाहता हूं कि भाई यार मालिक, थोड़ा सा आप है ना कमेंट अभी मत करिए, कमेंट में आपसे इंटरेक्ट करना चालू करूंगा तब मैं आपके कमेंट देखूंगा। अभी हाल फिलहाल मैं कमेंट्स की तरफ नहीं देख रहा हूं मालिक, तो इट विल मी ओके। शिवरिंग शिवरिंग, हाँ मनीष भाई ने बोल दिया शिवरिंग 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 शिवरिंग, थरथर मतलब शिवरिंग का कॉन्सेप्ट है भाई। ओके हाँ, शिवरिंग है, हैंड शिवरिंग है, इंग्लिश में शिवरिंग वर्ड आ गया मालिक। तो नेवरदलेस ओके, ये थोड़ा सा है, तो राइटिंग की तरफ आप थोड़ा सा इग्नोर करिए मालिक। ओके, जैसा हो सकता है राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, लेकिन समझ में सब आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंडेबल, डोंट वरी। So my first point to explain or to make you understand is that you are into one of the era where this paper comes into picture, जिसका नाम EISSM है, Enterprise Information System and Strategic Management। ओके मालिक, इंटरमीडिएट में दोज इन नवंबर हु आर अटेम्प्टिंग बोथ द ग्रुप, ओके यानी ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, ये दोनों ग्रुप नवंबर में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, हार्डली कोई होगा जो एक आध ग्रुप अटेंड कर रहा होगा, मतलब ग्रुप 2 अटेंड कर रहा होगा। तो अब जब नवंबर में आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, 101% होना है, वाजिब है और होना ही चाहिए, तब तो ही तो सीए का मजा है। नहीं तो सीए का मजा कैसे आएगा मालिक, आपको फील कैसे आएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीलिंग आने के लिए आपको वो एक थोड़ा सा डर, एक थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट, एक थोड़ा सा कंटेंट, एक थोड़ा सा सिलेबस, इतना सारा, इतना कंटेंट, टाइम कम, ये सारी चीजें आपके पास रहेगी मालिक। In that scenario, okay, if I discuss only for a group 2 also, group 2 में आपके 4 पेपर है, जिसकी बात करें एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, EISSM, NFM and इको। अगर थोड़ा सा और उसको डिटेल किया जाए तो प्रैक्टिकल पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग, NFM and इको है, जिसमें इको भी नहीं है, इको तो मां कसम जिंदगी, इको तो क्या सेंस में अपना सिलेबस में पर है भाई, इकोनॉमिक्स है, FM and इको, लेकिन FM अपना प्रैक्टिकल पेपर है, अकाउंटिंग अपना प्रैक्टिकल पेपर है। आपके दो मेन कोर थियरी पेपर है, वो है ऑडिटिंग एंड EIS and NSM।
इको भी है, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, इको भी आपका थियोरिटिकल पेपर है, लेकिन कहीं ना कहीं इको के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल भी आते हैं, ये मैंने देखे हुए हैं भाई। थैंक्स टू प्रशांत सराडा सर के वजह से उन्होंने मेरे को अपडेट किया था कि भाई यार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, पर अपने यहां पर ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं आता मालिक। आपको यह समझना जरूरी है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईआईएसएसएम एंड ऑडिट, आइदर ऑफ इट, ये दोनों पेपर में से, मतलब दो थियरी पेपर है, दोनों में आपने कितने एफर्ट्स डालने हैं, दोनों में आपने कितना टाइम डालना है, हाउ मच टाइम आफ्टर स्पेंडिंग, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर टू रिकॉलिंग, दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गिविंग अ ग्रुप 2 और यू आर गिविंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. What I want to communicate first today, or what I want to tell you today is very much clear that make it sure और mark it. Okay, अपन ये पॉइंट आज नहीं 2 महीने के बाद डिस्कस करेंगे, यानी 2 महीने के एंड के बाद डिस्कस करेंगे. ओके, इसके मालिक अगर आपने सारे लाइव लेक्चर्स बरोबर टाइम पे बैठ के खत्म किए और जो मैंने बोला उस हिसाब से आपने बुक्स पढ़ी, लास्ट डे में पूरा सिलेबस 3-3.5 घंटे में रिकॉल करवा दूंगा ईआईएस का, और एसएम का 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा रिकॉल करा दूंगा. यानी पूरा ईआईएसएसएम की बात करें तो मां कसम स्क्वायर बोल रहा हूं. ओके, आपका पूरा सिलेबस 5 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करा के दे दूंगा, पूरा सिलेबस. तो आप इमेजिन करो हाउ मच टाइम यू नीड टू स्पेंड ऑन रिवीजन अगेन. इट इज नॉट ए मेजर रिवीजन अगेन, यानी ऐसा नहीं होगा मालिक वापस पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा. हाँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, एक चीज वेरी क्लियर रहेगी कि ऐसा होगा कि 80% आपको फट सब आएगा, 20% में प्लस माइनस कंटेंट हो सकता है, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी सब्जेक्ट. तो आपने क्या एफर्ट्स करने, कैसे करने, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा. लेकिन अगर आपने 2 महीने का शेड्यूल कोई भी बेकार नहीं किया, यानी बेकार नहीं किया इसका मतलब कोई छुट्टी नहीं ली, तुमने बरोबर शेड्यूल अटेंड किया, अगर बाय चांस गलती से लाइव मिस हुआ, उसी दिन तुमने उसका बैकअप देखा, उसी दिन, दैट डे, सेम डे यू हैव सीन द बैकअप. ओके, आई बेट लास्ट डे अपन इस चीज का डिस्कशन करेंगे मालिक. लास्ट डे कसम बात करेंगे कि साला ये कंटेंट कैसा हो रहा है और कैसे याद आना चाहिए. ओके, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है. तो इसीलिए व्हाट इज अ पॉजिटिव पॉइंट और व्हाट इज अ मेन स्ट्रक्चर व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू. दिस सब्जेक्ट इज वन सब्जेक्ट वेयर कंप्लीट सिलेबस मे बी वॉल्यूमिनस. अरे 150 आवर्स मिनिमम लगे. 150 आवर्स भाई अपने को किधर नहीं जाता भाई. 150 आवर्स का लॉजिक इंक्लूडिंग रिवीजन एंड अदर थिंग्स बात करते तो 140 घंटे की लॉजिक में, अपन 140 घंटे के लॉजिक में ओके अपन जब फिट करते हैं तो पूरा सिलेबस अगर 5 घंटे में रिवाइज हो रहा है तो इससे बड़ी बात अपने लिए क्या है. और 5 घंटे के बाद अपने को लिखना आना चाहिए. तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किया कि सर ये पेपर, सबसे पहला पॉइंट आप दिमाग में डालिए. व्हाट फर्स्ट पॉइंट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट what I need to make you understand is basically you need to attend live lectures very carefully. मतलब क्या, ओके, एकदम सीरियसली अटेंड करना है. और लाइव लेक्चर्स अटेंड होने के बाद अगर बाय चांस कुछ कारणवश लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, उसका बैकअप आपने उसी दिन देखना है, वो आगे पेंडिंग नहीं रखना है. ओके, तो ये आपका पहला टास्क होगा मालिक. ठीक है मालिक, पहला टास्क आपको मैंने बता दिया. पहला टास्क क्या करना है. ओके, पहला टास्क आपने क्या करना हुआ है, पहला टास्क आपने क्या करना है ये अपन ने डिस्कशन कर लिया मालिक. द सेकंड टास्क विच आई एम डिस्कसिंग इज बेसिकली द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट, आपने कोई भी पॉइंट एब्सेंट नहीं होना, ये क्लियर रखो. ठीक है मालिक. सेकंड पॉइंट ड्यूरिंग द लेक्चर, आज नहीं, 2 दिन नहीं 3 दिन के बाद, जैसे ही अपना एक मेजर कंसेप्ट चालू होगा मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू. ओके, उसके बाद इन एवरी लेक्चर यू शुड बी इंटरैक्टिव. Now what is the meaning of interactive? Please understand what is the meaning of interactive here. यहां पर interactive का मतलब क्या है मालिक. इधर interactive का मतलब क्या है, यहां पर मेरे पास अभी interactive का मतलब क्या है. interactive का मतलब ये नहीं कि आप चैट बॉक्स में कुछ लिखोगे. ये interactive का मतलब आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट यू आर राइटिंग और यू आर कमेंटिंग. इवन अपन जूम पे भी जब इंटरेक्ट करेंगे तो ठीक है, पहले एक आध लेक्चर में मैं समझ लूंगा सब लोग से, लेकिन इंटरेक्टिव मतलब वो इंटरेक्टिव नहीं डिस्कस कर रहा हूं. इफ आई एम आस्किंग अ सर्टेन क्वेश्चन एंड आई एम टेलिंग यू टू रिपीट द आंसर और आई एम टेलिंग यू टू आंसर द क्वेरी, यू ट्राई टू रिस्पॉन्ड रेदर देन राइटिंग. ऑल्सो अपने दिमाग में वो आंसर जमा करिए, वो दिमाग में आंसर तैयार करिए और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए. यानी सेकंड मेन एलिमेंट बता रहा हूं, ये सारे मेन एलिमेंट है जिससे अपना टारगेट एग्जम्पशन इन ईआईएसएसएम ये करना है, तो अपने को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी. मैं बस बोल रहा हूं ये सबसे मेन पॉइंट है. फर्स्ट लेक्चर में अपने को ये समझना जरूरी है कि भाई अगर मेरे को, मैं आपको वापस बता रहा हूं, ईआईएसएसएम में अगर अपने को एग्जम्पशन चाहिए तो मैं जो कंडीशंस बता रहा हूं कंडीशन फुलफिल करिए. ओके, उसके बाद एग्जम्पशन की एश्योरेंस मेरा.
पहला लेक्चर मिस नहीं करोगे, सेकंड इंटरेक्टिव रहेगा। व्हेन आई से इंटरेक्टिव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली इंटरेक्शन ओनली थ्रू ए, हाँ आप ये जो चैट बॉक्स है ना उसको क्वेरी के लिए यूज करिए ना मालिक, या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसके हिसाब से आंसर दीजिए। लेकिन जब मैं इंटरेक्टिव बोल रहा हूं, मैं जब रिपीट कर रहा हूं, मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं, मैं वापस आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा ऐसा अपडेट करिए, यू शुड बी कैपेबल ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यू शुड बी कैपेबल ऑफ रिपीटिंग द आंसर्स अगेन एंड अगेन। When I say capable, it means you are own, मतलब ऐसा होगा तू एक रूम में बैठा होगा, और वो रूम में बैठा होगा और तू वहां पर अकेला बैठा होगा, और तेरे सामने मैं दिख रहा हूँ कंप्यूटर पे, और मैं कुछ बोल रहा हूँ रिपीट करने के लिए, और तू बोल रहा है क्या रिपीट करो, ठीक है ना, ये बड़बड़ कर रहा है, और तू मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मालिक। अगर ऐसा हुआ तो भाई अपन मतलब कंडीशन लैक हो रही है, कंडीशन लैक हो रही है, दिस इज नॉट ए कंडीशन टू सर्वाइव। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेकंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा हो रहा होगा तो तेरे आजू बाजू में कोई पापा मम्मी है, रूम का स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि वन बेडरूम हॉल किचन जैसा ही है, और उसमें पापा मम्मी बार बार आ रहे हैं, और तू रिपीट कर रहा है, और बाजू वाले पापा मम्मी देख रहे हैं क्या बड़बड़ कर रहा है, क्या बोल रहा है ये बच्चा। ओके, तो तूने वरी नहीं करना है, फिर भी तूने रिपीट करना है, भले ही उनके दिमाग में आए गया ये, तो वैसे ही उनके दिमाग में वो फाउंडेशन में गया ना, तब से तू गया है, सिंस फाउंडेशन भाई। ओके तू गया है भाई, फाउंडेशन से तू गया हुआ। वैसे ही देखो भाई, सीए में जब कोर्स में जब अपन ने एंट्री कर ली, दुनिया के लिए अपन गए। जिस दिन आपने सीए में एंट्री करी, जिस दिन आपने सीए में रजिस्टर किया, जिस दिन फाउंडेशन में आपने डिफाइन कर लिया मेरे पूर्व जन्म के पाप है, भुगतने तो पड़ेंगे भाई यार। कॉम्प्रोमाइज, चीजें मॉडिफाइड, चीजें लाइफ में अपनी, मां कसम अभी लाइफ में सारी चीजें अपनी कॉम्प्रोमाइज होती है भाई। अरे यार तेरा तू देखना यार, लास्ट 2 साल से जब से फाउंडेशन में आया है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता फाउंडेशन मेहनत नहीं किया, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग का फाउंडेशन तो तू भी अच्छे से जानता है, और मैं भी अच्छे से जानता हूं कि अपने स्टार्टिंग का फाउंडेशन कैसे निकाला। लेकिन अगर नोट करोगे तो फाउंडेशन के तो अपन को मालूम है कैसे पढ़ाई की है, उसके बाद जैसे हुए जैसे तैसे सीरियस हुए, और उसके बाद अभी मेरे को बता कोई किधर भी बुलाया तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं भाई मैं सीए की एग्जाम दे रहा। वैसे भी अभी कोई बुला नहीं रहा है, कोविड है भाई, वैसे भी अपन काउंटिंग में तो आते ही नहीं थे पहले भी, ओके, लेकिन फिर भी बुला लेते थे इज्जत के लिए, लेकिन अभी तो वो बुलाते भी नहीं है, बोलते कोविड की वजह से आना ही नहीं है। बट फिर भी अगर बुलाया तो तेरे को तू क्या अपना रीजन देता था, नहीं भाई मेरी सीए इंटर की एग्जाम है, मैं नहीं जा सकता शादी में, अरे नहीं मेरी सीए इंटर की एग्जाम है, नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकता मैं, अरे मेरी सीए इंटर की एग्जाम है, मेरे सीए फाइनल की एग्जाम है, मेरा सीए का एग्जाम है, मेरा सीए का एग्जाम है। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी सीए का एग्जाम करके करके, बैलेंस नहीं होती अपनी लाइफ। हाँ, जब से सीए में आए हो सिर्फ अपना ये सीए की एग्जाम है, सीए की एग्जाम है, अरे बैलेंस करनी है अपने को, लाइफ जीनी है। तो लाइफ जीने के लिए ओके, पहला पॉइंट आप दिमाग में रखिए कि वह अपन कैसे जीते हुए आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला पॉइंट है कि दुनिया अपने को पागल बोले। 101% जो पागल होता है ना वो जीता है, जो पागल नहीं होता है वो जी नहीं पाता मालिक। इसीलिए ओके, अगर आपके बाजू बाजू में कोई रहेंगे फिर भी तू बड़बड़ करे जा रहा है, खुद ही बड़बड़ करे जा रहा है, डोंट वरी, यू आर गोइंग इन बॉस करेक्ट ट्रैक। ओके, जैसा है तो अपना सेकंड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, मां कसम बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट इंटरैक्टिव अनलेस अंटिल आप इंटरैक्टिव नहीं रहोगे, आपके लिए रिवाइज करना और रिकॉल करना, लास्ट डे जो मैं बोल रहा हूं ना 5 घंटे में रिकॉल होना चाहिए, उसके लिए आपका इंटरैक्टिव करना जरूरी है, आपका रिपीट करना जरूरी है मालिक, रिपीट करना भारत माता की जय बहुत जरूरी है मालिक, बहुत जरूरी है मेरे लिए। इंटरैक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक इट श्योर जो हो जाए आंसर। मैं वापस बोल रहा हूं, ये अभी पहले 4-5 लेक्चर में नहीं होगा, लेकिन 6-7वें लेक्चर के बाद तेरे को समझेगा कि भाई कितना रिपीटेड, मतलब आपको कितना इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा। तो यू नीड टू बी देयर। ओके, तो सेकंड कंडीशन आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन मिस मत करो, सेकंड कंडीशन इंटरैक्टिव हो, थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, वापस ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसलिए तो एग्जामिशन आएगा। ये कंडीशन फॉलो नहीं की तो एग्जामिशन थोड़ा ना आएगा मालिक, कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी तो एग्जामिशन मिलेगा मालिक। एग्जामिशन, और एग्जामिशन क्यों चाहिए, दूसरा और एक क्वेश्चन आएगा सर, एग्जामिशन क्यों चाहिए सर, पास तो होना है। अबे मेरे भाई ओके, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। ओके, बिफोर गोइंग ऑन थर्ड कंडीशन 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है रैंक होल्डर और एक होता है मास। एक होता है रैंक होल्डर, एक होता है मास। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंक होल्डर एंड मास? मास मतलब MASS, मास मतलब बाकी वाला बैलेंस पोर्शन। जो मास होता है ना मालिक, जो मास होता है ना, उसका सपना कितना है, उसका सपना सिर्फ 400 लाना है 800 में से, दोनों ग्रुप मिलाकर 200 पर ग्रुप, 40 पर पेपर, 1 मार्क ज्यादा नहीं चाहिए अपने को। मास वाला कितना धन्य आदमी है, बोलता है 1 मार्क भी मेरे को एक्स्ट्रा मत दे, 201 भी मत दे, 200 दे और 40 पर पेपर दे, और 1 मार्क किसी गरीब को दे, वो जिसको 199 वाले वाला होगा। ऐसा होता है मास। ओके, तो भाई देयर इज 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, वन इज रैंक होल्डर एंड वन इज मास। ओके, रैंक होल्डर डिफाइंड है बचपन से, वो उसी फॉर्मेट में भाई, रैंक है भाई, बहुत तोड़ लोग रहते हैं ये लोग। इनका ब्लड टेस्ट किया ना मालिक, ब्लड टेस्ट अपना कैसा, ब्लड टेस्ट किया तो अपना क्या आता है रिपोर्ट में, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ऐसा आएगा। रैंक होल्डर में रैंक पॉजिटिव आता है भाई।
भाई रैंक होल्डर, ओके टेंशन मत लो, रैंक होल्डर दिस इज समथिंग अप्रिशिएटिंग पॉइंट ओनली, डोंट वरी, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, रैंक होल्डर इज नथिंग टू वरी। ही वो एक बार पढ़ेगा दिमाग में रट जाएगा, एक बार पढ़ेगा दिमाग में चला जाएगा। अरे उसका स्कैनर रहता, रैंक होल्डर का स्कैनर रहता। मास जिसका टारगेट 40 है, जिसका टारगेट 200 है, उसके पास स्कैनर नहीं होता, उसके पास जेरोक्स होता है उड़ जाता है, आता है प्रिंट होता है उड़ जाता है, प्रिंट होता है उड़ जाता है, ऐसा होता है अपना। मास लोगों का प्रॉब्लम ये है दैट अपने पास जेरोक्स मशीन है भाई। आज जेरोक्स हो गया, आज ऐसा लगता है हाँ सर याद हो गया, मस्त हो गया, उसके बाद एग्जाम नहीं, सर कुछ याद नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ? ये स्कैन नहीं हुआ, जेरोक्स हुआ, मिट जाता है, उड़ जाता है कंटेंट। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो मेक इट श्योर, जो अब अपन बात कर रहे हैं यहां पर एग्जम्पशन लाने की, सर मास हो या रैंक होल्डर हो, आपको एग्जम्पशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पर पेपर 40 लाने हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन टोटल 200 लाना है। 200 लाने के लिए 101% आपको दो पेपर में 40 ज्यादा लाने पड़ेंगे, मतलब टोटल 40 ज्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि 40 पर पेपर कितना हुआ? 160। 4 पेपर अगर ग्रुप 2 में देखते हैं, 40 कितना हुआ मालिक? 160 इज टोटल, 40 ओके। लेकिन बाकी 40 एक्स्ट्रा कहां से लाओगे? तो भाई ओके आपको 2 पेपर में एग्जम्पशन लाने चाहिए, जिसकी वजह से टोटल 200 हो जाते हैं। रैंक होल्डर आप टेंशन मत लो, आपका 60 ऑल पेपर में आता है। रैंक होल्डर 2 पेपर में 80 लाएगा, समझ में आ रहा है? रैंक होल्डर 80 लाएगा, ओके, बट वो डिफरेंस है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, मालूम है क्या? रैंक होल्डर 800 मार्क का पेपर रहा, 800 मार्क के पेपर है, उनको कितने आते हैं? रैंक होल्डर को 700 आते हैं, 650, 700, यानी दे स्कोर 650, 670, 700, ये स्कोर होता है रैंक होल्डर का। अरे अपना जितना अटेम्प्ट होता है ना, उतना उसका स्कोर होता है। अपना एग्जामिनेशन में जितना अटेम्प्ट होता है ना मालिक, उतना उनका स्कोर होता है। तो भाई ये बहुत बड़ी गड़बड़ है अपने लिए। तो हाउ मच वी विल अटेम्प्ट, ओके दे विल स्कोर, ओके अपन उतने का अटेम्प्ट करेंगे और लाएंगे 400, ये अपना टारगेट है। दैट इज हाउ आवर सर्वाइवल कम्स इनटू पिक्चर मालिक। तो व्हाट इज ए मेन टारगेट एट द एंड ऑफ द डे? अगर अपन देखा जाए, वो लोग 800 में से 650, 700, 600, 700 लाते हैं, अपन 600 में से 400 लाते हैं, तो लॉजिकली वी आर ऑल्सो अचीविंग ए रैंक, बट बस हमें रैंक नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है मास लोगों का, मास की बात कर रहा हूं मैं। तो थर्ड पॉइंट टू स्कोर एन एग्जाम्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओके। जब भी मैं चार्ट बनाऊं, जब भी मैं नोट्स बनाऊं, मतलब मैं जो स्क्रीन पे लिखता जाऊं, ये पूरी शीट्स जो स्क्रीन पे लिखी हुई है ना, ये पूरी शीट्स आपके साथ शेयर की जाएगी, आपके गूगल ड्राइव पे भी दी जाएगी, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर की जाएगी मालिक। ये शीट पूरी शेयर की जाएगी। ये अभी वाला 1-2 नहीं, मतलब वो पहले चैप्टर कुछ हो जाए, उसके बाद वो शीट मैं शेयर करूंगा ही, 100% करूंगा। तो शीट शेयर करना इज नॉट ए बिग डील। इसको मोबाइल पे फटाफट देख के रिवाइज कर सकते हो, जैसे ही समरी बनेगी फटफट रिवाइज होगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूं, देखिए ओके। अभी एग्जांपल ये लॉ का देखिए, अभी ये देखिए, अभी ये इस तरह से शीट बन जाएगी मालिक। ये पूरा चार्ट एक पेज में चार्ट बन जाएगा। अभी अगर देखोगे तो ये पूरा झंपे है यार, इसको कुछ हो गया। एक सेकेंड मालिक, कभी कभी शीट अटक जाती है, ऐसा भी होता है, अटकती भी है शीट, सिस्टम है। इधर अपना एप्पल के साथ ऐसा होता है। तो अपने कितने अटेम्प्ट दिए देखेंगे मालिक, अपन ने कितने अटेम्प्ट दिए देखेंगे अपन के कितने अटेम्प्ट। मेरे अटेम्प्ट में इंटरेस्ट है, मां कसम दुनिया को, ऐसा है। तो मैं ये बता रहा था, शीट्स इस तरह से होगी। आप इमेजिन करो, ये पूरा एक शीट में आपको एक चैप्टर, मतलब ये तो थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ये लॉ है, सीएफएन का लॉ। तो ये इस तरह से शीट आपको मिल जाएगी, जिसमें अपना पूरा सिलेबस चैप्टर खत्म हो जाएगा। 100% ये शीट आपके पास आ जाएगी। लेकिन ये शीट आए ना आए, आपका तीसरा एस्पेक्ट है, जो मैं लिख रहा हूं, जैसा जैसा मैं चार्ट्स बना रहा हूं, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, ओके 200 पेज की नोटबुक होनी चाहिए। जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं, आपका ओके साइमल्टेनियसली ओके राइटिंग नोट्स होने जरूरी है। ओके यही आपके एफर्ट्स बचाएंगे मालिक, वापस बता रहा हूं। राइटिंग नोट्स, ये क्या हो गया रे? एप्पल होके हैंग होने लग गया यार, ये तो बहुत कड़क बात हुई है। शीट्स हैंग हो रही है। तो आपका तीसरा पॉइंट, ओके आपने क्या करने चाहिए, आपका राइटिंग नोट्स होना बहुत जरूरी है। ओके इवन आपको ये सारा जो नोट्स स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो मिलेगा, वो आपने बाद में यूज करना है, लेकिन आपने राइटिंग नोट्स करना है। बिकॉज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप लिखोगे उतना रिवाइज करना और रिकॉल करना आसान होता है।
It is very easy. So third condition, you should understand this clearly. Third condition, you should understand, Malik. And fourth and last condition, okay, जैसे भी रहेंगे, fourth and last condition is very important. Okay, again चारों condition important है. Fourth and last condition is जैसे जैसे मैं आप कंटेंट जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये नोट्स के पेज नंबर कौन से पढ़ने हैं. ओके, अगर नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, और पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो ऑल टुगेदर वो आपने उस पॉइंट पे रिवाइज करना है. यानी ये कब होगा मालिक? यूजुअली ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर. एक 6 से 7 दिन के लेक्चर होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, एक आपको ये 7-8 पेज या 9 पेज आपको पढ़ने हैं. तो यूजुअली आपने सैटरडे को वो पेज पढ़ के खत्म करना चाहिए. सैटरडे और संडे का कॉन्सेप्ट आपने ये रखना चाहिए. संडे को आपने एंजॉय करना चाहिए, संडे को आपने कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन सैटरडे को ये करना चाहिए. और 2-3 संडे अपन ऑफ है, उसके बाद मैं बीच में संडे के लेक्चर भी लूंगा. उसका रीजन है जस्ट वो जो एक 10-1 दिन कोविड की वजह से गया है, उसका अपन कॉम्प ऑफ कर लेंगे मालिक, ताकि वो बहुत ज्यादा आगे कुछ जाएगा नहीं लेक्चर. ओके, देन जाएगा भी नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट पूरा ये सारा करने के लिए, बट टू द एक्सटेंट ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है. तो नोट्स यानी अपनी टेक्स्ट बुक्स, नोट्स मतलब अपनी टेक्स्ट बुक्स, जो आपको टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी, और जिनको नहीं मिली है तो चैप्टर 2 जो स्टार्ट करेंगे अपन, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी मालिक. ओके, तो यहां तक का मेरा पहला कंडीशन क्लियर होना चाहिए आपको. अगर आपको EISSM में अगर एग्जामिनेशन चाहिए, ओके, आसानी से, तो आप 4 कंडीशन रखिए. कोई भी लेक्चर मिस मत करिए. दूसरा, इंटरेक्टिव रहिए, मतलब बड़बड़ करते रहिए. तीसरा, राइटिंग नोट्स, जब मैं लिख रहा हूं तो आप लिखते जाइए. आपके पास फुल स्केप बुक होनी चाहिए, उसमें लिखते जाइए, 200 पेज से ज्यादा जाएगा नहीं. और तीसरा सिनारियो, ओके, जैसे ही मैं बोलूंगा, ओके, आपको एक 7 से 8 दिन के बाद टेक्स्ट बुक के ये पेज से ये पेज आपने अपडेट कर देने चाहिए. वो टाइम पे आपने वो रीड कर लेने चाहिए. सर वापस बोल रहा हूं, लास्ट वाला रीड किया नहीं किया, सर कोई फर्क क्या है? खाली रीड करने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा. और कॉन्फिडेंस लेवल एक बार डबल हो गया ना, तो चीजें आसान हो जाएगी. ताकि लास्ट में देखो, मेरा मेन टारगेट क्या है, जब आप लास्ट 2 महीने आप अपने एफर्ट्स डालोगे, उस टाइम पे EISSM में एफर्ट्स डालने की नौबत नहीं आए. आप इतना एफर्ट डाल ही रहे हो ना, अपन रोज के रोज एफर्ट्स डाल रहे हैं. ये एफर्ट्स वापस जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगी, उस टाइम पे ये एफर्ट्स वापस डालने नहीं चाहिए मालिक. उस टाइम पे अपन ने फटाफट कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए मालिक. दैट इज हाउ द थिंग्स शुड वर्क एट योर एंड मालिक. तो मेक श्योर ये आपके पास रहे. ओके, तो ये हो गया पहला कंडीशन फॉर एग्जम्पशन निकालने के लिए. एग्जम्पशन की बात करें. दूसरा, सर बुक्स का क्या सीन है? सर डू वी नीड टू रिफर विच बुक्स, और डू वी नीड टू रिफर मल्टीपल बुक्स, और या बुक्स का क्या सीन रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, ओके, मैं वही बता रहा हूं मालिक. ओके विजेंद्र, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे. ओके, मैं आपको बता दूं, बुक्स में आपको टोटल 3 बुक मिलेगी. ओके, बुक्स में 3 बुक मिलेगी. EIS की आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिलेगी, और SM की आपको सिर्फ एक ही बुक मिलेगी, जिसमें वॉल्यूम 1 करके कुछ नहीं है, पर एक ही बुक है. आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको मॉड्यूल बिकॉज ये अपन उसी में से तो, अरे भाई मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मॉड्यूल से ही तो पढ़ाने वाला हूं यार. मॉड्यूल से बाहर जाके किधर जाएगा एट द एंड ऑफ द डे? भाई तेरे को अमित तातेर मालूम है, एग्जामिनर को थोड़ा ना अमित तातेर मालूम है. एग्जामिनर को तो, जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है बुक्स, वो मॉड्यूल के हिसाब से ही चेक करेगा ना. वो थोड़ा ना कोई ऐसा एक ऑथर की बुक लेके बैठेगा. वो तो मॉड्यूल का कंटेंट है, सजेस्टेड आंसर है, जो मॉड्यूल से निकाले हुए उसको लेके बैठेगा और उसके सामने चेक करेगा मालिक. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड, दैट अपने को मॉड्यूल का ही रखना है, पर मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बुक इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली मॉड्यूल. यानी अपनी बुक में ओके मॉड्यूल का ही कंटेंट पूरा उठाया हुआ है. खाली उसकी लैंग्वेज को जहां जहां टेक्निकल ज्यादा है, या जहां जहां ऐसा है कि डुप्लीकेशन है, उसको डुप्लीकेशन को अपन ने कम किया हुआ है. टेक्नोलॉजिकल वर्ड के साथ में अपन ने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज किया हुआ है, लैंग्वेज को इजी, ताकि वी कैन रिप्रोड्यूस इजीली. आपके टेक्निकल वर्ड्स इंटैक्ट है मालिक मॉड्यूल से. मॉड्यूल अगर आप उठा के देखोगे तो वर्ड्स आपको पूरा सिमिलर मिल जाएंगे, नो चेंज. द ओनली थिंग इज दैट ओके द लैंग्वेज बैरियर विल नॉट बी देयर. लाइक एग्जांपल, टू रिमेंबर, टू रिकॉल, ये आसान हो जाएगा. तो आपको ये बुक के अलावा और कोई टेक्स्ट बुक आपको रिफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही मॉड्यूल. सर MCQ और इसका क्या करें? MCQ एंड अदर थिंग, MCQ एंड अदर टेक्स्ट बुक्स, MCQ एंड अदर क्वेश्चंस आर आल्सो कवर्ड इन अवर टेक्स्ट बुक. अपनी अगर EIS की देखोगे वॉल्यूम 2 में, उसमें मैंने एक सेट ही पूरा दे रखा है क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें इंटीग्रेटेड केस स्टडी, MCQ, थियरी क्वेश्चन सब कुछ कवर है, जो इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन के है, और SM में हर चैप्टर के बाद इंक्लूड किए हुए हैं. Now please do understand the biggest problem क्या है. Okay, सब लोग ये अच्छे से समझिए मालिक. Anybody should not miss this point. The problem here is that our syllabus has been modified in Jan 21,
एंड दिस मॉडिफिकेशन, दिस अमेंडमेंट और दिस एडिशनल चेंज या अमेंडमेंट अपन बोलते हैं, ये सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर है जैन 21 में। उसके पहले जैन 20 में भी अमेंडमेंट आए थे, यानी कोविड में इंस्टीट्यूट को पता था कोविड में कुछ काम नहीं होने वाला है, इसीलिए चलो अमेंडमेंट दे देते, बच्चे अमेंडमेंट आराम से पढ़ते जाएंगे। तो जैन 20 में उन्होंने अमेंडमेंट ला लिया। ओके, तो इंस्टीट्यूट को समझ में आ गया कि भाई यार मार्च से वैसे भी काम धंधे नहीं है किसी के पास, अमेंडमेंट पढ़ लेंगे। तो जैन 20 में अमेंडमेंट थे और जैन 21 में भी उन्होंने अमेंडमेंट लाए मालिक। तो पॉइंट क्या है, ओके, जैन 20 में जो अमेंडमेंट थे ना, वो एकदम मतलब मेजर 50% से ऊपर सिलेबस चेंज था। 50% से ऊपर सिलेबस चेंज था, सिलेबस चेंज था मालिक, सिलेबस चेंज था 50% से ऊपर जैन 20 में। जैन 21 में उन्होंने 10 to 12%, 10 to 15 और 10 to 12% एडिशन किए हैं। दे हैव नॉट मॉडिफाइड, दे हैव एडिशन डाला है। यानी पहले से सिलेबस जो उनको लग रहा, जैन 20 में उन्होंने सिलेबस दिया था, वो भी उनको ऐसे कम लग रहा था। बोले नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो कम सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो और पढ़ा दो। तो इसलिए उन्होंने जैन 21 में और पढ़ा दिया और उन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया, एडिशन कर दिया। भारत माता की जय। अब मेरे को बताओ, यानी तुम्हारा अरे पहले ही सिलेबस साला भाई 100 घंटे का ईआईएस चल रहा है, मतलब 90 to 100 आवर्स ईआईएस लगते हैं, वो भी मेरे इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अपन पढ़ाते हैं, लिंक अपन उससे करते हैं। अब मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और कंप्लीट सिलेबस। अब इमेजिन करो साला पूरा सिलेबस करने में और बढ़ा रहे हैं ये लोग यार। साला 50 मार्क का सिलेबस नहीं, तुम यार 50 मार्क के सिलेबस के लिए तुम लोग कितना ब्लंडर कर रहे हैं यार। बट ठीक है, वॉट एवर इट में भी, माई बाप है अपनी। तो 50 मार्क के लिए सिलेबस के लिए तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया है जैन 21 में। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो सुनो, आज सबके सब सुनो, सारे जन, ओके, सबके सब सुनो, सबका ध्यान इधर। भारत माता की जय, एवरीबॉडी हियर। प्रॉब्लम यह है कि अपन पुराना मटेरियल, पुराने आरटीपी, पुराने सजेस्टेड आंसर रिफर नहीं कर सकते। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज, आप पुराने क्वेश्चन आंसर, पुराना क्या होता है जब क्वेश्चन आंसर रिफर करना होता है या एमसीक्यू रिफर करना होता है या इंटीग्रेटेड केस स्टडी रिफर करना होता है, अपन पुराने रिफर करते हैं, एक वॉल्यूम और डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस मतलब एक सेट बनाते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, अगर अपन जैन 20 के पहले के तो रिफर ही नहीं कर सकते मालिक। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आपने रिफर किया तो आपको समझेगा नहीं। ऐसा होगा आपको मतलब ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो डिलीट हो चुके हैं और मॉडिफाइड हुए हैं, और आपको लगेगा साला इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा साला अमित आदि ने पढ़ाया नहीं। अरे मजाक हो जाता। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्टूडेंट की। तो सबको मैं बता दूं, किसी ने भी आरटीपी देखना है तो आरटीपी May 20 ऑनवर्ड्स के देख सकता है। उसके पहले के, उसे May 20 के ऑनवर्ड्स के बाद वो देख सकता है। उसके पहले के आरटीपी वो देखेगा नहीं। उसके पहले के आरटीपी देखे और उसके पहले के सजेस्टेड आंसर देखे। May 20 के पहले आपने कुछ भी देखा मटेरियल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। मैं कौन सी बात कर रहा हूं, आरटीपी एमटीपीज ये। तो सर मैंने क्या किया, मैंने May 20 के बाद के आरटीपी का एक कलेक्शन बना दिया है, और कलेक्शन बना के मैं क्या करता हूं, ओके, उसके अलग से वीडियो बनाता हूं और यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, इंटीग्रेटेड केस स्टडी के मैंने कलेक्शन बनाया और उसका वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा। ओके, तो आपने क्या करना है, ऑलरेडी मेरा एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आपने क्या करना है, जैसे ही वो अपना चैप्टर खत्म हुआ, वो यूट्यूब पे जाना है और उसके क्वेश्चन आंसर जैसे अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्लास में करेंगे ना तो और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, और आई डोंट थिंक सो स्पेंडिंग आवर्स ऑन आंसरिंग द क्वेश्चंस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ओके, ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर इज नॉट फिजिबल। तो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आपको एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने सर मैंने क्या क्वेश्चन आंसर के लिए और कुछ करना है, आंसर इज नो। आपका पूरा क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, इंटीग्रेटेड केस स्टडी, सबका डेटाबेस बना दिया जाएगा। और May 20 के बाद वाला, वापस बोल रहा हूं, May 20 के बाद वाला बनाया मैंने, और उसके लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए। आपने वो देखने हैं, कब देखने हैं, जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको लिंक भेजते जाऊंगा, आपने वो देख के खत्म कर लेने, उस तरह से खत्म कर लेने का मालिक। एवरीडी क्लियर? ओके, हाउ टू डू एमसीक्यू एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारा का सारा। अरे वो उसका वीडियो बनाया हुआ है ना मालिक, मैंने वही तो बता रहा हूं। आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, ये तो मैं क्लास में बेसिकली बताते ही जाऊंगा, हर टाइम बताते जाऊंगा। लेकिन जो वॉल्यूम है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब 50 क्वेश्चन सॉल्व क्लास में करते थोड़ा ना बैठेंगे। अपन एक बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, 50 एक क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा उसका एक वीडियो अलग से रहेगा, वो यूट्यूब से आपने देख लेने का है। ओके, तो उसकी लिंक मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा मालिक। तो ये हो गया आपके लिए, मतलब इन शॉर्ट EISSM का क्लास के अलावा, ओके, इस क्लास के अलावा आपको दूसरा और कुछ नहीं करना है। आपने दूसरा कुछ किया, यू आर वल्नरेबल। यू आर वल्नरेबल इन शॉर्ट मतलब आप अपने आप को लूपहोल्स में डाल रहे हो, आप अपने आप को वीक कर रहे हो, क्योंकि क्या है, कितना भी करते जाओगे कमी रहेगा, और अल्टीमेटली आपको ही समझेगा नहीं किधर से क्या रिफर करें, मल्टीपल चीजों में फंस जाओगे मालिक आप।
तो प्लीज अवॉइड यूसेज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मेक श्योर यही आप यूज करो। तो मेरे ख्याल से दूसरी चीज भी सबके दिमाग में तोड़ चली गई। ओके, दूसरी चीज भी दिमाग में तोड़ चली गई मतलब ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि दो चीज, ईआईएसएसएम में एग्जामिनेशन स्कोर करना है तो भाई आपने पहली 4 कंडीशन अच्छे से फॉलो करनी है, और दूसरा बुक मटेरियल कौन से रिफर करना है ये मैंने आपको बता दिया है, बुक मटेरियल का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से सबको इधर तक फ्रीज करे, इधर तक समझ में आ गया, इधर तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मालिक। एक जन ने मेरे को क्वेश्चन बीच में पूछा, मैंने देखते देखते देखा कि सर ईआईएस थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, तो उसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं, एक 15-20 मिनट जाने दीजिए, मेरे को पहले समझाने दीजिए ये सब्जेक्ट है क्या। बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट इज दैट ये सब्जेक्ट ऐसा आपको लगता होगा वैसा नहीं है मालिक। दिस सब्जेक्ट इज बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट मालिक। ओके, पास्ट पेपर क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर कवर इन दैट क्वेश्चन डेटाबेस सौरभ। ओके, मैंने आपको जैसे बताया पास्ट पेपर सारे प्रीवियस कब से, मैं वापस बोल रहा हूं, प्रीवियस कब से, May 20 से, May 20 के आरटीपी, November 20 के आरटीपी, May 21 का आरटीपी, और उसके जो सजेस्टेड आंसर्स है वो सारे वीडियो अब मैंने अपलोड करी है। उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट का जो डेटाबेस है कंबाइन करके उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो आपने को बाद में देखना है, वो लास्ट में देखना है, क्योंकि पूरा एकदम एक साथ का सिलेबस रहेगा वो, पर वो मैं आपको आराम से, आई विल एंश्योर दैट वो अपन कर लेवे, खत्म कर लेवे, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको मालिक। ओके, तो मेरा पहला पॉइंट जो आपको समझाने का था कि बस यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट डे यू शुड बी क्लियर, कीप ए फेथ ऑन अमित तातेड़ विल एंश्योर दैट बॉस द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सीए फाइनल। तो पहला पॉइंट तुम्हें यह ध्यान रखना है, कीप ए फेथ। बॉस अमित तातेड़ ने बोला है ना भाई, अमित तातेड़ ने बोला है तो अमित तातेड़ जो बोल रहा है, कुछ भी डाउट रहा, मुझे डाउट रहा, कंटेंट के लिए डाउट रहा, अमित तातेड़ को अप्रोच करो, नो अदर। ओके, देखो कैसा है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो जो दवाई देता है ना वो उसके हिसाब से देता है, उसके परसेप्शन के हिसाब से देता है। अब डॉक्टर चेंज करते जाओगे, 2 डॉक्टर से पूछ के जाओगे आप, है ना, बस नैया नहीं लगेगी आपकी किधर, मतलब एक आपको प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, मेक श्योर दैट इफ यू आर कीपिंग ए फेथ ऑन वन डॉक्टर, ओके, आई विल एंश्योर, बिकॉज देखो 2 एंगल से देखो यार, फर्स्ट इज इमोशनल एंगल, 100%। मेरे को बताओ, अगर तुमको सब्जेक्ट नहीं जमा, ओके, या प्रॉब्लम आई एग्जामिनेशन में, तुम गाली किसको दोगे? मेरे को ही दोगे। अरे गाली देके बद्दुआ थोड़ा ना लेनी है यार, पहले से लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस है यार, बीमारी से तो बाहर अपन आ नहीं रहे, तो मतलब बद्दुआ तो लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा यार। बॉस प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और दूसरा चीज, ओके, इन सीए फाइनल आई वांट यू इन सीए फाइनल एट माय एंड आल्सो, सीए फाइनल में आई आल्सो टीच लॉ एंड ऑडिट। तो बॉस डेफिनेटली अगर आपको ईएसएसएम अच्छा लगा, एग्जामिनेशन मिला, तो 100% तुम सीए फाइनल में मेरे पास, मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चांस तो हो, मैक्सिमम चांस तो बढ़ जाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई अमित तातेड़ ये तोड़ पड़ा देता है थियरी यार, आंख बंद करके फेथ रख सकते हैं इस पे। तो आप अगर ये ऐसा रखोगे ना, तो अल्टीमेटली तो मेरे 2 एंगल है। तो मैं जब आपको बता रहा हूं कि आप मेरे ऊपर ही फेथ रखिए, बुक यही रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मैंने स्टूडेंट से देखा है आज के डेट में ना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रॉब्लम इज दिस दैट आपको 50 मटेरियल मिलते हैं, 50 चीजें इधर से मिलती है, 50 चीजें उधर से मिलती है, और अपन है ना हावड़े जैसे बोल रहा हूं, हावड़े जैसे ना अपन 10 जगह का मटेरियल ले लेते हैं, और लास्ट में ना अपन कुछ भी नहीं करते। ये मैंने नोट किया, और ये फ्रस्ट्रेशन आता है मुझे कभी कभी देख के कि स्टूडेंट एकदम इजी चीजें छोड़कर यार अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट क्यों करता है। तो प्लीज मेक श्योर ये चीज आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या करना है मालिक, ठीक है। ओके, ये होने के बाद ये पॉइंट एकदम क्लियर रखिए मालिक। ओके, तो एंश्योर जो भी मटेरियल है ना, आप मेरे को बोलो ना क्या चाहिए, मैं आपको देता हूं ना यार। आपको सर ये प्रैक्टिस को और चाहिए, मेरे को देता हूं ना मैं। सर टेस्ट पेपर चाहिए, देता हूं ना मैं बना के, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू 10 जगह क्यों यार सर्च करते रहता है यार? तेरे को क्या करना है, तू मेरे को बोल, मैसेज कर। ओके, खाली एक टाइम दे मालिक, टाइम दे, मतलब ऐसा नहीं आज मैसेज किया अभी का अभी दे तातेड़, अभी का अभी दे तातेड़, अभी का अभी दे, ऐसा नहीं होएगा मालिक। थोड़ा सा टाइम दो, मतलब आज बोल दो मेरे को सर मेरे को एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, तो मेरे को 2-3 दिन में मेरे पास जो डेटाबेस होगा मेरा देख के मैं आपको अपडेट करके बरोबर टेस्ट पेपर देता ना, आपको सारा चीज देता मालिक, सारा। आप बस ये मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने डॉक्टर को ही परेशानी बोलो, एक डॉक्टर को कुछ परेशानी बोलते, दूसरे डॉक्टर को दूसरी परेशानी बोलते, ये मत होने दो। एंड ये आपका फेथ नहीं यार, मेरा भी फेथ लूज होता है इसमें कभी कभी। फिर यार आता है स्टूडेंट यार फेथ भी नहीं रखता यार, बहुत ये पॉइंट है। तो मेक इट श्योर ये आप ध्यान रखो। तो इधर तक तो एक सेट क्लियर हो गया अभी। बिफोर गोइंग ऑन सब्जेक्ट हाँ मालिक, एवरीवन बिफोर गोइंग ऑन सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से लास्ट आधे घंटे में यू अंडरस्टूड दैट माय लैंग्वेज इज स्लैंग, तो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियरली, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियरली मालिक, मेकिंग इट वेरी क्लियरली, मेकिंग इट वेरी क्लियरली।
एसी एसी नहीं, मेरे को गले में थोड़ा सा हो रहा है पसीना। तो ठीक है, वो लाइट की वजह से आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ा दे एसी। Malik, I am making it very clearly. My language is slang. What does it mean? Slang means what? देखिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके, ऐसा है कि जो प्रोफेशनल वे में बात नहीं करता वो स्लैंग लैंग्वेज होती है। ओके, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं करता। इट डजंट मीन आई एम नॉट ए प्रोफेशनल। भारत माता की जय। मां कसम, कंक्लूजन गलत मत करना। डोंट जज बुक बाय द कवर, ऐसा बहुत बार स्टेटमेंट सुना है। ओके, तो प्लीज 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 मालिक, सिंपल सा लॉजिक है। I am being a professional. I am a chartered accountant. I am a company secretary. I am a CISA. I am a DISA certified. I am a CISA certified. I am a CSM certified. I am BCCP certified. I am a MBA. I am a BCCE certified. Total 8 डिग्री है मालिक, प्रोफेशनल डिग्रीज। आई एम डिस्कसिंग प्रोफेशनल डिग्रीज। तो इसका मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूं ऐसा नहीं है मालिक, आई एम प्रोफेशनल। बट द प्रॉब्लम इज, जैसा मैं जिंदगी रहता हूं, जैसा मैं जिंदगी में रहता हूं वैसा मैं जिंदगी जीता हूं। मतलब आप समझे मालिक? ओके, तो वैसे ही मतलब ऐसा है कि मेरा जैसा कल्चर रहा है वैसा मेरी लैंग्वेज है। तो इसका मतलब मेरे मम्मी पापा की लैंग्वेज ऐसी नहीं है भाई। कल्चर मतलब मम्मी पापा को मत पकड़ना। मेरे माँ बाप तो सीधे आदमी है यार, उनकी लैंग्वेज तो बेचारे वो एकदम सीधे तरह से बात करते हैं। ये कौन दोस्त यार जो तुम्हारे साथ भी होते हैं, तुम्हारे मतलब अपने अपने झंडू लोग रहते हैं ना, झंडू बाम, ऐसे आजू बाजू में रहते हैं और अपने आप वो लैंग्वेज को ऊपर नीचे करते हैं ना। ऐसे मैंने एक वर्ड यूज किया, झंडू बाम, ओके, तोड़, मां कसम, ओके, झंपिया, ढंपिया, ओके, ऐसे 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 वर्ड्स यूज करता हूं मैं, फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं मालिक। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, जैसे स्लैंग लैंग्वेज है, एब्यूसिव नहीं है। मैं गाली नहीं देता मालिक, गाली नहीं आती ऐसा नहीं बोला मैंने, गाली आती है। गाली आई नो, यू ऑल्सो नो, किसको नहीं आती है? आती गाली है, लेकिन अपन नहीं देते हैं आपके सामने। बाकी जिधर देनी है उधर देते हैं मालिक। ओके, तो एनीवे, तो जोक्स अपार्ट, ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरा पॉइंट ये है कि स्लैंग लैंग्वेज है, एब्यूसिव नहीं है। तो आप बुरा मत मानना यार। कोई एक स्टूडेंट रहता है, कोई डेलीगेट रहता है, सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हाउ यू आर स्पीकिंग लाइक दिस, ये तू ता करके क्या बात करते हो, आप इज्जत दो हमें। अरे मां कसम मालिक, इससे ज्यादा क्या इज्जत? मैं तुमको क्या बुला रहा हूं? अगर आप लास्ट आधे घंटे से देखोगे, ओके, लास्ट क्या बुला रहा हूं? मालिक बुला रहा हूं, मालिक। मैं मालिक किसको बुला रहा हूं? ओके, जिधर कोई है क्या, कैमरा है, कैमरे के सामने बात कर रहा हूं और नाम समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे मेरे को नाम याद रहेंगे। मैं मालिक तुमको बुला रहा हूं, मालिक। ओके, मालिक इधर ऐसा नहीं है, इधर साई बाबा, अरे मालिक, साई बाबा मालिक, अरे गणपति बाबा मालिक, अरे भाई तुम, अरे मेरे भाई या इसके स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट मालिक है भाई मेरा। तो भाई इससे ज्यादा इज्जत, मतलब इससे बड़ी इज्जत क्या रहेगा कि मैं मालिक बोल रहा हूं तुम्हें। हाँ, पर तू ता ये तो मेरा कॉमन है यार। मैं तो, अरे किसी ने कुछ आंसर दे दिया, ओ तू क्या आंसर दे रहा है, अरे तूने कैसा आंसर दे दिया, तो भाई इमोशनली हर्ट मत होना। ओके, ऐसा एज्यूम मत करना, मां कसम अमित तातेड़ तूने मेरा इधर हर्ट, माय हार्ट गॉट हर्ट, ऐसा नहीं है मालिक। ओके प्लीज, तो एकदम ओके, अपने दोस्त या बड़ा भाई वैसा ट्रीट करो। ओके, जैसे बड़े भाई के साथ अपन इंटरेक्ट करते हैं, जैसे बड़े भाई के साथ टाइम पास, मतलब सारा वैसा ही है अपना। मेरा लैंग्वेज वैसा है, मेरा रहने का स्टाइल वैसा है, मेरा इंटरेक्ट करने का स्टाइल वैसा है, मेरा पढ़ाने के स्टाइल में वो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट आप ध्यान में रख लेना। तो मेक इट श्योर कि लैंग्वेज में तोड़ 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 ऐसा रहेगा मालिक। तो ये पॉइंट याद रखना मालिक। तो झंपे लोग, तो ये अब आते हैं अपन अपने कंसेप्ट पे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया कि आपका प्रोफेसर कैसा है, आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है। ओके, और आपके प्रोफेसर पे विश्वास रखना है कि ये बुक यूज करना है और आगे कुछ हेडेक नहीं करना मालिक। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स इनटू पिक्चर। ओके सर, अपना सिलेबस क्या है और अपन क्या पढ़ने वाले हैं मालिक? तो मैं आपको बता दूं, अपना सब्जेक्ट EIS पहले अपन चालू करेंगे EIS से, फिर चालू करेंगे SM से। ओके, एनीबडी अरे भाई स्पर्श, गाली नहीं देगा मैं। स्पर्श का एक जोक है भाई, स्पर्श करके भाई पंटर बोलता है गाली मत देना, घर वाले लेक्चर बंद करा देंगे। अरे घर वाले तेरा लेक्चर बंद करा देंगे इधर, मतलब यार बहुत बड़ा, मैं वही तो बता रहा हूँ, गाली नहीं निकलेगी मालिक कभी, तुम्हारे सामने तो नहीं निकलेगी। हाँ, ऑफलाइन मिले, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, दोस्ती यारी में जिधर निकलती उधर निकलती यार, बाकी तो क्या बहुत ये होता ही नहीं है भाई। गाली का तो मैं इसके लिए तो बोला, अपना एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है, स्लैंग है। ओके, मतलब एकदम झकास मिलेगा मालिक, झकास लैंग्वेज का पॉइंट रहेगा। ओके, तो
मेरे ख्याल से अभी तक का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया। जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं मालिक, जो रिकॉर्डेड लेक्चर यानी पेन ड्राइव देखने वाले बाद में या गूगल ड्राइव बाद में देखने वाले, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें टाइम ऊपर नीचे रह सकता, मतलब एक ऐसे 10 सेकंड 10-15 सेकंड प्लस माइनस आपको हमेशा मिलते जाएगा, बिकॉज मैं क्वेरी कर रहा हूं और क्वेरी आंसर कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, और गर्दी है तो थोड़ा सा एक प्लस माइनस रहेगा, तो एडजस्ट करने का और हंसने का। और उधर की क्वेरी आएगी तो मैं चिल्ला के बोलूंगा ये क्वेरी है, तो वो आपको भी समझ में आएगी। जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव देख रहे हैं, जो लाइव में देख रहे हो तो अपने आप माहौल मजा कर रहे हैं मालिक, माहौल। ओके सर, तो भाई अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, एकदम कड़क क्वेश्चन का आंसर दीजिए। EIS का फुल फॉर्म मत देना, EIS का फुल फॉर्म मेरे को भी मालूम है, झंपे लोग, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके हिसाब से एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या ये पेपर कंप्यूटर रिलेटेड है क्या? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बाजू में रखते हैं, मैं पहले ना सब्जेक्ट समझा रहा हूं क्या पढ़ना है हमें। ओके, आपके हिसाब से क्या एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड है या कंप्यूटर ही है? क्या टेक्नोलॉजी का पेपर है? डिस्क्लेमर, यूज हेडफोन मालिक। वैसे भी मेरी आवाज थोड़ी सी ज्यादा है, मेरे ख्याल से जिसके पास है पिचिंग ज्यादा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे होते रहता मालिक, चलते रहता, ठीक है, एडजस्ट करने का मेरे को बताइए। ओके, दिनेश का आंसर आया पार्शली है, ओके, कुछ है रिलेटेड, यस टेक्नोलॉजी, काफी आंसर मिक्स मैच आ रहे हैं, शायद अभी मैं नाम अभी ले नहीं पाऊंगा, अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा मालिक। काफी जन का यस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यस। ओके सर, कंप्यूटर बेस्ड है। ओके, 2-3 जन के आंसर नो आए हैं, अखिल नाम ऊपर चले गए, एसिंग थ्रू सिस्टम थोड़ा, ठीक है, मतलब मेरे को मिक्स मैच आंसर मिल रहा है। ओके, मेजॉरिटी जन बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, मेजॉरिटी जन का आंसर आ रहा है कंप्यूटर रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। ओके, कुछ जन है जो बोल रहे हैं नहीं सर टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं लग रहा है हमें। ओके, कुछ जनरल बोल रहे हैं पार्शली और अदर थिंग्स है, सिस्टम रिलेटेड है। सर्वेश का एक आंसर मेरे को वर्थ बोल रहा है, सर्वेश ने बोला सिस्टम रिलेटेड है। सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टम मतलब क्या होता है? तो सर्वेश का पॉइंट है इस सिस्टम में कंप्यूटर, ये पॉइंट है। मां कसम, इतना साला क्वेरी, इतना आंसर करते मेरे को कंप्यूटर लगेगा, मेरा ब्रेन कंप्यूटर जैसा करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है मालिक। आंसर काफी जन के मिल गए, यस हाँ ना मिक्स मैच मिले, लेकिन मैं वापस बता रहा हूं मैक्सिमम मेरे को हाँ मिले, मैक्सिमम हाँ बोले। कोडिंग नहीं है, आदित्य ने बोला कोडिंग नहीं, वाह बढ़िया। ओके, तो आदित्य अगर कोडिंग होता तो यू शुड हैव नॉट जॉइन अमित तातेड़, यू शुड हैव जॉइन व्हाइट हैट जूनियर। ओके, तो वो ज्वाइन करना चाहिए था। अमित तातेड़ कोडिंग होता तो इधर नहीं आता ना भाई, मेरा कॉन्सेप्ट क्या ये रहेगा, ERP के रिलेटेड है, कोई बोल रहा है ERP के रिलेटेड है, सिस्टम के। तो आज उस चीज को क्लियर करते हैं। आज का लेक्चर आप सिर्फ ये समझिए सिलेबस क्या है, इसमें चैप्टर्स कौन से हैं, ये आप साइंस लग रहा है, अबे भाई साइंस लग रहा है, भावे साइंस, तेरे को साइंस लग रहा है, इधर साइंस तेरा, तू अभी मिल रहे मेरे को, अगर तू अभी फ्रंट में बैठा होता ना, मां कसम बोल रहा हूं, ओके, कांड किया होता मैंने आज, कांड किया होता। अरे मैसेज सबके आ रहे हैं, दिखन मतलब इतना पढ़ नहीं पा रहा हूं, इतने फटाफट जा रहे वो। ओके, तो भाई पहला पॉइंट अभी आज अच्छे से समझिए। ओके, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैं पहले ये सिलेबस को समझा रहा हूं मालिक, पहले ये सिलेबस को समझिए, फिर इंडेक्स को बाद में बात करेंगे। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, प्लीज डू अंडर। अरे वाह अखिल, मां कसम तोड़, अखिल तो बहुत आंसर भी देने लगे, अरे अखिल कड़क मैन। ओके, चलो इधर ध्यान दीजिए, 3 शब्द है इसके अंदर, EIS के अंदर 3 शब्द है, एक है एंटरप्राइज, ये ऊपर गया, दूसरा है इंफॉर्मेशन और तीसरा है सिस्टम। लेट अंडरस्टैंड, ओके, तीनों को अलग से। तो सबसे पहले मैं आपको शब्द जो समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं सिस्टम के रिलेटेड। लेट अंडरस्टैंड, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सिस्टम। भारत माता की जय, एवरीबॉडी हियर। What is the definition of system? आपके बुक का डेफिनेशन, एवरीबॉडी हियर। ओके, आपने रटना है, रिपीट करना है, रटना है। इट इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, देखो इधर देखो, इट इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, कान खुले, मैं किसका बता रहा हूं? सिस्टम का बता रहा हूं, मैं सिस्टम का बता रहा हूं, इधर ये सिस्टम है ना, इधर ये सिस्टम के बारे में बता रहा हूं मालिक, सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। तो सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम का डेफिनेशन देखिए,
set of interrelated component, operating collectively to accomplish common goal. वापस आते हैं set of interrelated component operating collectively to accomplish common goal. कान खुले everybody. Set of interrelated component, पहला point, set of interrelated component operating collectively सब साथ में काम कर रहे हैं to accomplish common goal, एक गोल अचीव कर रहे हैं. तो what is a system? System means तीन चीजें. मुझे तीन चीजें चाहिए सिस्टम में मालिक. सिस्टम में तीन चीजें चाहिए. क्या तीन चीजें हैं मालिक, मुझे बताइए. set of interrelated component. ओके दूसरी चीज सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट. अरे टेक्निकल है कि नहीं वो बाद में बताता भाई, पहले इधर देखो, टेक्नोलॉजिकल छोड़ो, पहले मेरा पॉइंट समझो. अभी टेक्नोलॉजी है कि नहीं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है. सिस्टम का डेफिनेशन चाहिए. सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट. ओके सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग कलेक्टिवली एंड लास्ट पॉइंट इज टू accomplish common goal. Accomplish common goal. Okay, so what is the definition of system? Set of interrelated components operating collectively to accomplish common goal. यानी हर एक सिस्टम, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो हर एक सिस्टम में तीन चीजें होगी. सर तीन चीजें क्या होगी? एक तो कोई इंटररिलेटेड कंपोनेंट होंगे, यानी कुछ तो बहुत सारी चीजें होगी जो इंटररिलेटेड होगी, एक साथ में इंटररिलेटेड होगी. दूसरा ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, यानी एक साथ में काम कर रही होगी. ओके एंड एक गोल अचीव कर रही होगी. तो इसका मतलब क्या है मालिक? इसका मतलब ओके सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट का मतलब ओके कुछ तो है जो चीजें साथ में काम कर रही है. एक सेकंड ना, कुछ तो है जो चीजें साथ में काम कर रही है. इसका मतलब होता है इनपुट, यानी आप कुछ तो चीजें हैं जो इनपुट दे रहे हो. बहुत सारी कंपोनेंट है वो एक साथ में इनपुट दे रहे हो. एक साथ में इनपुट दे रहे हो. दैट इज कॉल्ड इनपुट. दूसरा पॉइंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, मतलब क्या होगा? प्रोसेस. ऑपरेटिंग कलेक्टिवली इसका मतलब प्रोसेस होगा. एंड टू accomplish कॉमन गोल, इसका मतलब क्या होगा मालिक? आउटपुट. ओके क्या होगा मालिक? आउटपुट. यानी प्लीज डू अंडरस्टैंड, एनीथिंग जिसमें तीन चीजें होती है. ओके इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है. कान खुले. इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ओके दैट इज कॉल्ड सिस्टम. एनीथिंग जिसमें तीन चीजें होती है, भारत माता की जय, एनीथिंग जिसमें तीन चीजें होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसको हम सिस्टम बोलेंगे. ओके मतलब क्या? एग्जांपल लेते हैं. ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए सिस्टम. सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट. अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखोगे, ओके भाई यार, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, ओके ये ब्रेन है, ये सब एक सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, सब साथ में काम कर रहे हैं, एक कॉमन गोल अचीव कर रहे हैं, जिंदगी जीने का कॉमन गोल. ओके दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम. यानी ह्यूमन बॉडी इज आल्सो सिस्टम. बेंच जिस बेंच पे मैं बैठा हूं आपको दिख नहीं रहा है. फेस टू फेस बैच होती तो दिखता था मालिक, लेकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन बेंच है. बेंच भी सिस्टम है सर. कैसे? मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू accomplish कॉमन गोल. दैट इज कॉल्ड सिस्टम. accomplish कॉमन गोल मतलब बैठने का गोल है. सर मोटर बाइक की बात करें, इज मोटर बाइक इज ए सिस्टम. ओके इज मोटर बाइक के सिस्टम. ओके मालिक अभी लिखने वाला नहीं, लिखने का जब रहेगा ना मैं बता दूंगा. जब अपन चालू करेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा लिखना क्या है. आई मिस्ड आउट, ये मैं शायद बोलना भूल गया. ओके जब भी मैं बोलूं तभी लिखना. अभी लिखने वाला पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ समझना है. ये अपने को सब्जेक्ट समझना है. जब लिखने का रहेगा मैं आपको बता दूंगा मालिक, तब तक आपने लिखना नहीं है. आई मिस्ड आउट ये बोलना. तो अभी लिखो मत. अभी है ना, याद रखो जो मेरे साथ इंटरेक्शन वाला पॉइंट है उसमें लिखने का नहीं. फिर तुम लिखोगे ना इंटरेक्शन नहीं होगा. तो इंटरेक्शन वाला पॉइंट अभी. तो सर मोटर बाइक के सिस्टम. आंसर इज यस. मोटर बाइक इज ऑल्सो ए सिस्टम मालिक. सर कैसा? ओके बिकॉज मल्टीपल कंपोनेंट ऑपरेटिंग कलेक्टिवली टू accomplish कॉमन गोल. So my question come, is computer a system? Answer is yes, because computer भी तो multiple components है, operating collectively है और एक गोल अचीव कर रहा है काम करने के लिए अपना. आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, जो आप डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे, ये सब सिस्टम है मालिक. तो अब मेरा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिए मालिक. माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक एवरी सिस्टम इज कंप्यूटर? और माय स्टेटमेंट इज एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम. दो स्टेटमेंट है, देख लीजिए मालिक. दोनों स्टेटमेंट मेरे को बताइए कौन सा सही है. ओके कौन सा सही है, मेरे को आंसर चाहिए. फर्स्ट या सेकंड
फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट? आई एम नॉट ऑडिबल मालिक। शुभम आपके इधर देखिए, बिकॉज मेरे इधर कुछ हुआ ना तो इधर इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे सिस्टम में। एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम और एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर। सेकेंड सेकेंड सेकेंड, सबके आंसर आ रहे, सेकेंड आ रहे, सेकेंड आ रहे। एवरी कंप्यूटर इज सिस्टम। सेकेंड सेकेंड सेकेंड, सेकेंड वन करेक्ट। ओ मैन, तोड़ तोड़। फर्स्ट 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 नो, सेकेंड यस। ओके, एवरी सिस्टम इज ए कंप्यूटर। तो तोड़ तोड़ मालिक। सबका आंसर एकदम परफेक्टली आया हुआ है, ऑलमोस्ट सब लोग का सेकेंड 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 आया हुआ है। जिसका ऑडिबल नहीं है उसका देख ले, व्हाट्सएप पे देख लेना, है ना। तो एवरी कंप्यूटर 100%, एवरी कंप्यूटर सिस्टम, ये आप समझ चुके हो मालिक। अरे लॉजिक एकदम क्लियर है, सेकंड वाला करेक्ट है। इसका मतलब हर कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन हर सिस्टम कंप्यूटर नहीं हो सकता। सर एक बेस्ट एग्जांपल, हर सिस्टम कंप्यूटर क्यों नहीं हो सकता? सर इज अमित तातरे सिस्टम, इज ह्यूमन बॉडी ए सिस्टम? आंसर इज यस, बट ही इज नॉट ए कंप्यूटर। इज बेंच ए सिस्टम? आंसर इज यस, बट इट इज नॉट ए कंप्यूटर। तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम, एवरी सिस्टम इज नॉट ए कंप्यूटर। एवरी सिस्टम इज नॉट ए कंप्यूटर, बट एवरी कंप्यूटर इज ए सिस्टम। भारत माता की जय। एवरीबडी, मेरे ख्याल से सबके दिमाग में ये पॉइंट बैठना चाहिए कि हर कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन हर सिस्टम कंप्यूटर नहीं है। इसका मतलब अपना सिलेबस सिस्टम के रिलेटेड है, कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है। Our syllabus is related to system मालिक, because your syllabus का नाम is enterprise information system. It is not enterprise information computers. It is not enterprise information computers. It is enterprise information system मालिक। So you need to understand that our syllabus is about system. The syllabus is nothing to do with computers only. अब अगला सवाल आएगा, मां कसम सर, शिट मां कसम दिमाग खराब हो गया। मैं बोलूंगा क्यों, दिमाग क्यों खराब हुआ तेरा? तो बोलेगा सर दिमाग खराब हो गया। मैं बोलूंगा क्यों हुआ तेरा दिमाग खराब, क्या हुआ? ओ सर, सर आई थॉट ये सब्जेक्ट तो खाली कंप्यूटर का है। अब ये आपने बताया ये सब्जेक्ट सिस्टम है, विच इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन कंप्यूटर, विच इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन कंप्यूटर। आपने मुझे ये बताया सर, मतलब यानी ये सिलेबस तो पहले मैं सोच रहा था खाली कंप्यूटर रिलेटेड है, अभी तो इतनी सारी चीजें पढ़नी है सर। अरे मतलब मोटर बाइक ये सब पढ़ेंगे क्या? अबे झंपे, दिमाग गया क्या? ये सब अपना सिलेबस नहीं है। We don't have all system मालिक, we don't have all system in our syllabus. We are not here to cover all syllabus. We are सारे सिस्टम नहीं पढ़ने। We are here to understand only one system and that is called, अब next word देखते हैं, information system। हमें जो पढ़ना है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमें जो पढ़ना है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। वी आर नॉट हियर टू अंडरस्टैंड ओनली सिस्टम, हियर वी आर, आवर सिलेबस इज नॉट ओनली सिस्टम। अगर सिस्टम होता तो बहुत सारा पढ़ना होता, लेकिन अपना सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है एंड दैट इज विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो नाउ वी आर शिफ्टिंग आवरसेल्फ टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ रहा है, और सब लोग एंटरप्राइज को बाद में देखते हैं मालिक, एंटरप्राइज को बाद में देखते हैं, एंटरप्राइज को मिक्स मत करो। अपन एक एक तो पूरा सब्जेक्ट समझ लेंगे ना तो चैप्टर समझ लेंगे, और चैप्टर समझेंगे तो अपने को स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ओके, तो प्लीज आराम से। तो मेरा क्वेश्चन आता है मालिक, ओके मेरा क्वेश्चन आता है, घाई मत करो, कभी घाई मत करो भाई आप, वह फुर्सत में, क्योंकि अगर अपने को कॉन्सेप्ट समझ के रटना है, देखो लास्ट तो आप ये दिमाग में रख लो, रटना है भाई, no other option, because at the end of the day we are into that examination scenario where we need to reproduce the exact answer। पर रटने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत बार ये बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इसमें और ये सब कुछ है, तो बट मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यानी अगर बाई चांस एग्जामिनेशन में आंसर याद नहीं आया, यानी अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, अगर आंसर याद नहीं आता तो अपन फिकोलॉजी करते हैं। फिकोलॉजी इज वेरी कॉमन, अपनी लाइफ आदि फिकोलॉजी से निकली है। मतलब डिबेट मत करना, डोंट डिबेट एनीबॉडी, एवरीबॉडी सिटिंग हियर इन द क्लासरूम इज 100 क्लासरूम, मतलब मैं क्लासरूम बोल रहा हूँ, वर्चुअल क्लासरूम, क्या है झंपा जिंदगी हो गई मेरी क्लासरूम यार, बहुत मिस कर रहा हूँ यार फेस टू फेस यार। मेरे को ऐसा कोई बंदे चाहिए यार जिसकी मां कसम मैं ले सकूं, ऐसा मतलब मजा नहीं आता यार, या अकेले में अकेले की ले रहा हूं यार, इससे ज्यादा मैं किसकी लूंगा। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबने फिकोलॉजी किया। अब क्या होता है, वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, फिकोलॉजी में भी अगर वर्स्ट केस में फिकोलॉजी करनी पड़ी तो भी रिलेवेंट होगी। आप कुछ भी अंधाधुंधी फेंकोगे नहीं। अभी सिस्टम भले व्हाटएवर ओके, व्हाटएवर यू स्टडी, ओके अभी मैं सिस्टम तो बहुत तोड़ लग रहा है ना तुम्हें, सिस्टम तो बहुत भारी लग गया, अभी सिस्टम तो बैठ गया ना, अभी भले ही तो टेक्निकली वर्ड नहीं लिखता होगा, कॉन्सेप्चुअली लिंक तो करके वर्ड्स को फ्रेम करके लिख ही पाएगा ना मालिक। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कॉन्सेप्ट। तो घाई मत करो,
पहले इसका ब्रेक समझो, ब्रेकडाउन समझो, ब्रेकडाउन के बाद सिलेबस समझो, और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चालू करेंगे मालिक। तो मालिक इंफॉर्मेशन, कोई मुझे बताएगा इंफॉर्मेशन? ओके, इंफॉर्मेशन मतलब क्या? मैं उसके पहले ब्रीफ बता दूं, क्योंकि अपन यहां पर जो इंटरेक्शन वाला पॉइंट रहेगा वो थोड़ा सा इसमें आप जो करोगे, देखो यूजुअली आपके सामने शब्द होगा डेटा। बहुत बार स्टूडेंट बोलता है सर डेटा एंड इंफॉर्मेशन सेम है। मैं बोलता हूं आंसर इज नो, there is a difference between data and information. Difference between data and information. What exactly difference between data and information? Data और information में difference क्या है मालिक? वो डेटा, देखो ऐसा इंफॉर्मेशन इज डेटा मत बोलना, इंफॉर्मेशन इज नॉट ए डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज डिफरेंट। तो व्हाट एग्जैक्टली ए डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? आपको क्या लगता है भाई यार ये इंफॉर्मेशन होती क्या है, ये इंफॉर्मेशन है क्या? रिलेवेंट डेटा इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेजल ने बोला रिलेवेंट डेटा, सेट ऑफ अरेंज डेटा, ठीक है मालिक, केशव भाई तुम भी तोड़। इंफॉर्मेशन इज डेटा विथ इंटरप्रिटेशन, दिनेश तो फिर रिलेवेंट में ही चला जाएगा, ठीक है आपका भी पॉइंट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया ऋषभ, तू तो गलत, ऋषभ मुत्था जी आप गलत हो, मालिक मुत्था जी। हर्षद जी ओनली यूजफुल इज इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन। माधव, शुभम इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, शुभम इंफॉर्मेशन फॉर्म डेटा, डेटा इज रॉ नॉट यूजफुल, ठीक है। दिव्या, पर मेरे को इंफॉर्मेशन मतलब क्या है फिर? इंफॉर्मेशन आई व्हाट वी परसीव, डेटा इज व्हाट वी कलेक्ट, इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी परसीव, डेटा इज व्हाट वी कलेक्ट। नियर अबाउट, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल डेटा, इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए रिलेवेंट हो आता है, डेटा विच इज रिलेवेंट इन एंटिटी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, डेटा इन रॉ फॉर्मेट, डेटा इज मेस्ड अप। सार्थक का तो आंसर जबरदस्त है, डेटा इज मेस्ड अप, ठीक है परफेक्ट मैन। कुछ ना कुछ मेरे को आउटकम मिला है मालिक। डेटा विच इज यूजफुल, इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस डेटा, एक जन ने आंसर दिया, मां कसम कौन निकल गया, नाम निकल गया वो, अब मेरे को मालूम नहीं, एक दो जन ने आंसर दिया प्रोसेस डेटा। नाउ आई एम कमिंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ओके मेरे को आंसर मिल गया वैसे तो अभी मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी आप, और एक चीज समझना, ओके आप ये अभी एज्यूम मत करना सर मेरा नाम नहीं लिया आपने, मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम लूंगा, टाइम आने दो। ओके एक दिन में इतने सारे नाम याद रखूंगा, इतने सारे नाम याद रखने एक दिन में रख लेना, मां कसम मेरे बेटे और बेटी का नाम बदल दूंगा मैं घर पे जाने के बाद, इतने सारे, थोड़ा टाइम लगेगा, एक 10 दिन 7-8 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, मेरे को नाम वाम ऐसे याद रह जाएंगे। ओके तो सब नाम जो जो यूज टू हो जाएगा ना उसके बाद नाम हो जाएगा जो फ्रीक्वेंटली। तो अब बारी आती है इंफॉर्मेशन की, तो सबका ध्यान स्क्रीन पे। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? ओके इंफॉर्मेशन का मतलब क्लियर कट होता है, डेटा विच इज प्रोसेस्ड, डेटा विच इज प्रोसेस्ड, डेटा विच इज प्रोसेस्ड एंड रिलेवेंट, वर्ड्स की तरफ ध्यान दो, एंड रिलेवेंट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मेरे साथ रहिए, ओके आप अभी कुछ टाइप मत करिए, मेरे साथ रहिए प्लीज, अभी मेरा सुनिए, मेरा सुनिए। Data which is processed and relevant is called information. Data which is processed and relevant is called information. Data which is processed and relevant is called information. It means there is a difference between data and information. Data is simply, अगर मैं इसको एकदम easy answer में डालूं तो data को मैं simply raw material जैसा treat करूंगा. It is a raw material. Raw material. Okay, और information is नहीं, तो information is nothing but finished goods. अगर आप कॉस्टिंग पढ़ चुके हो और कॉस्टिंग ग्रुप 1 में जब आप जा चुके हो तो आपको समझ में आया होगा, रॉ मटेरियल को जब कन्वर्ट करते हैं तो फिनिश गुड्स बनता है। उसी तरह से ओके डेटा को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इंफॉर्मेशन बनेगा। नाउ एग्जैक्टली द बिगेस्ट कंफ्यूजन जन, सर कन्वर्जन प्रोसेस करना और रिलेवेंट मतलब क्या, थोड़ा सा आप इस पे डिटेल समझाओगे? मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, कोई भी दूसरी जगह पंचायती नहीं करते बैठेगा, और लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके बॉस एकदम क्लियर कट रखिए। तो अब एग्जांपल लीजिए, देखिए मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया और मैंने आपको बोला पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दो। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर दिया और मैंने आपको बोला पीएनएल बैलेंस शीट बना, पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दो। अब मेरे को बताओ पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस और लेजर लगेंगे ना मालिक? ट्रायल बैलेंस लेजर एडजस्टमेंट लगते हैं ना मालिक? तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस लेजर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डेटा, और पीएनएल बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे हम लोग? इंफॉर्मेशन। और ये क्या करते हैं हम लोग? प्रोसेस्ड। और प्रोसेस्ड होने के बाद ये 100% रिलेवेंट होनी चाहिए, तब जाके ये इंफॉर्मेशन होगी। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, ट्रायल बैलेंस लेजर मैंने जब दिया वो डेटा है और पीएनएल बैलेंस शीट जब बना वो इंफॉर्मेशन है। इस तरह से आपका डेटा इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन हुआ। आराम से, घाई मत करना, बिकॉज ये अपने को चाहिए, ये चीज समझनी जरूरी है। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल सबको समझा, ये एग्जांपल मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि भाई मैंने ट्रायल बैलेंस लेजर दिया वो डेटा है और पीएनएल बैलेंस शीट बन गया वो इंफॉर्मेशन है। मैंने ट्रायल बैलेंस लेजर दिया, डेटा है और बाकी इंफॉर्मेशन बन गई मेरी। ओके इंफॉर्मेशन बन गई।
ठीक है, ओके, यस यस आ गया मालिक, ठीक है, ओके। अब मेरा और एक पॉइंट समझना शुरू, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। अभी सब लोग अच्छे से समझिए मालिक, सब लोग अच्छे से समझिए, इसी एग्जांपल को बेस बना के अगला एग्जांपल, पीएनएल बैलेंस शीट मैंने लिया, पीएनएल बैलेंस शीट मैंने दिया, पीएनएल बैलेंस शीट दिया मैंने, ओके, और मैंने आपको बोला प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के दीजिए। तू समझने की कोशिश कर आराम से, प्रोजेक्टेड पीएनएल बैलेंस शीट बना के दे मुझे। मेरे ख्याल से आपको मालूम है कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा वेरिएंस रिपोर्ट, तो वेरिएंस के लिए आपको प्रोजेक्शंस बनाने होते हैं, तो मैंने आपको बोला मेरे को प्रोजेक्शंस बना के दो। अब मेरे को बताओ प्रोजेक्शंस बनाना होगा तो आपको पीएनएल बैलेंस शीट लगेगी, प्रोजेक्शंस बनाना होगा तो पीएनएल बैलेंस शीट लगेगी। तो अब इस केस में मेरे को बताओ डेटा क्या हुआ, इस केस में डेटा क्या हुआ, भारत माता की जय, एकदम क्लियर होना चाहिए अभी है, ओके। अब मेरे को बताओ, ओके, प्रोजेक्टेड पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए पीएनएल बैलेंस शीट लगेगी, तो पीएनएल बैलेंस शीट क्या हुआ आपके लिए, पीएनएल बैलेंस शीट क्या हुआ मालिक आपके लिए, पीएनएल बैलेंस शीट क्या हुआ, पीएनएल बैलेंस शीट क्या होता है मालिक, पीएनएल बैलेंस शीट क्या हुआ, डेटा 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 डेटा। नेक्स्ट ईयर छोड़ दो, वो नेक्स्ट ईयर का छोड़ दो, मेरे को कुछ समझाना है आपको, ओके। 100% अगर अभी देखोगे तो ये हो गया मेरे लिए डेटा और ये हो गया मेरे लिए इंफॉर्मेशन, एंड 100% मैंने इसको क्या किया होगा, प्रोसेस किया होगा प्लस रिलेवेंट आया रहेगा, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखोगे, आप थोड़ा सा थॉट पे से लगाओ, ओके। ऊपर के केस में, ऊपर आराम से जाओ, आराम से, मेरे को क्या समझाना समझाओ शुरू। ऊपर के केस में पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन थी, ऊपर के केस में पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन थी, नीचे के केस में पीएनएल बैलेंस शीट डेटा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऊपर के केस में पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन थी, नीचे के केस में पीएनएल बैलेंस शीट डेटा है। ऊपर के केस में पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन था, नीचे के केस में पीएनएल बैलेंस शीट डेटा है। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक ही चीज, पीएनएल बैलेंस शीट एक ही चीज है मालिक, पीएनएल बैलेंस शीट एक ही चीज है, एक ही चीज किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है और किसी और के लिए डेटा हो सकती है। एग्जाम्पल, जो ऑपरेशन में काम करने वाला बंदा होगा, जो डे टू डे काम करता होगा बंदा, डे टू डे काम करने वाला बंदा, उसके लिए ये वाला पॉइंट है, उसके लिए पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है, जो डे टू डे काम कर रहा होगा, क्योंकि वो पीएनएल बैलेंस शीट बनाता होगा ना मालिक, तो उसके लिए पीएनएल बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो बंदा प्लानिंग करता होगा, उसके लिए पीएनएल बैलेंस शीट डेटा हुआ। कुछ समझ में आया? यही पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, तब जाके मैं और एक डेफिनेशन को लिंक कर सकता हूं मालिक। मेरे को बताइए, ये समझ में आया क्या? यानी किसी के लिए एक ही आइटम किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है, वही आइटम किसी और के लिए डेटा हो सकती है। एक ही आइटम किसी के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है और एक ही आइटम किसी के लिए डेटा हो सकता है मालिक। यस बतुल, आपने बोला सही है। अकॉर्डिंग टू यूज वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन। आई अंडरस्टूड, बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स। डिड यू अंडरस्टूड? यानी एक ही आइटम किसी के लिए इंफॉर्मेशन है, एक ही आइटम किसी के लिए डेटा है। भारत माता की जय, ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ मालिक? इसका मतलब हुआ ओके, रिलेवेंट। This is called a concept of relevant. This is called a concept of relevance. This is called a concept of relevant. यानी ये relevant हुआ तो जाके इंफॉर्मेशन होगी, ये relevant हुआ तो जाके इंफॉर्मेशन होगी। Unless until it is not relevant, तब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, रिलेवेंस होना बहुत जरूरी है। अनलेस अंटिल इट इज नॉट रिलेवेंट, इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर नाउ, ओके। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो गुड इनफ, ओके। तो अब मेरे को एक चीज समझाने दो आपको, जिसकी वजह से अब मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं, तो सबका ध्यान इधर, ओके। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके सर। अमेंडमेंट इन EISSM CA इंटर नवंबर 21 में अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। वापस बोल रहा हूं, नवंबर 21 में अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, नवंबर 21 में अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। CA इंटर EISSM में नवंबर 21 में अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। अब मेरे को बताओ, ओके, आप CA के स्टूडेंट हो, एज्यूम करते हैं कोई CS का स्टूडेंट हो सकता है, कोई CS का, एक XYZ CS का स्टूडेंट है, CS कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बताओ,
आपके लिए अमेंडमेंट ऑफ 21 नवंबर 21 एग्जामिनेशन इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, बिकॉज उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे, उसके बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई करोगे, उसके बेसिस पे आप चेंजेस देखोगे मालिक। लेकिन सीएस वालों के लिए नवंबर 21 के सीए इंटर एग्जामिनेशन में ईआईएस में अमेंडमेंट है, वो क्या है मालिक? ओके, सीएस वालों के लिए नवंबर 21 में इंटर में अमेंडमेंट है, वो क्या है मालिक? वो डेटा है, क्योंकि उनका कोई डिसीजन लेने का काम नहीं है, उनके लिए वो रिलेवेंस नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड दैट अगर खाली डेटा को प्रोसेस किया वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, नहीं मालिक। प्रोसेस के साथ मेरे को क्या चाहिए? रिलेवेंस। अगर रिलेवेंस हुआ तो वो इंफॉर्मेशन बनेगी, अगर वो रिलेवेंट नहीं हुआ तो भी अगर प्रोसेस भी किया होगा और रिलेवेंस नहीं है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डेटा है सिर्फ। तो आपको समझना होगा, डेटा इंफॉर्मेशन बनाने के लिए खाली प्रोसेसिंग होना जरूरी नहीं है, वो रिलेवेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा होगा। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, ओके, एज्यूम करते हैं एक मैनेजर के नाम रखते हैं। अभी ये दो नाम अपन यूज करते हैं, एक गौतम ले लेते हैं, गौतम वो उदयपुर वाला गौतम था, एक गौतम है, और एक किसको ले लेवे अपन? गौतम, एक नाम आ जाएगा भाई अपना गौतम करके है, ओके। ये नाम हमेशा यूज किए जाएंगे और एक क्लियर कट डिस्क्लेमर है, ये नाम की हम कितनी भी ले सकते हैं क्लास में, कंडीशन क्लियर है, ये नाम की हम कितनी भी क्लास में ले सकते हैं, ओके, कितनी भी क्लास में ले सकते हैं, और वो नाम वाला पर्सन बुरा नहीं मानेगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। क्योंकि मैं जब उसकी मतलब मैं जब करूंगा तो मैं आप मतलब मेरी भी तो लूंगा ना, मैं अकेले तुम्हारी थोड़ा ना लूंगा। तो भाई यार एक नाम ले लेते गौतम और एक नाम लेते हैं हिंदूराज है ना, हिंदूराज, माँ कसम कड़क हिंदूराज है ना नाम, हिंदूराज। तो और एक नाम ले लेते हैं हिंदूराज, ये भी कड़क नाम मिल गया है, ओके। हर्षित अपन बाद में लेते हैं, अभी जिसका नाम है हर्षित अपन बाद में लेते हैं, ओके। जेठालाल ले लो, ए जेठालाल कौन है बे साला, ब्लॉक कर जेठालाल वाले को, ऐसा जेठालाल वाला जेठालाल ले लो, जेठालाल। एक हिंदूराज ले लेते हैं, हिंदूराज ना, कड़क नाम है भाई। इसमें ये नाम किसने लगाए हुए हैं? दिलीप सर ने लगाया या इन लोग ने किया? इन लोग का नाम ही है। अच्छा, इन लोग के नाम, अच्छा, हिंदूराज तोड़ नाम लगाया हुआ है, ओके। तो मालिक एज्यूम करते हैं गौतम, यस सर, ओके, सबका ध्यान इधर। ओके, एज्यूम करते मालिक गौतम और हिंदूराज। अरे सबका लेंगे रे, सबके लेंगे अपन। अरे मेरे को पूरे क्लास के लेने में मजा आता है, टेंशन मत लो, अपन लेंगे, सबके लेंगे, एक करके लेंगे, पर दो चार जन है ना पूरे कॉमन रहेंगे, रोज के रोज। गौतम और हिंदूराज तो रोज अपन कुछ ना कुछ कमेंट तो आएगा ही आएगा भाई। गौतम और हिंदूराज, गौतम ऑपरेशनल लेवल का बंदा है जो पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा, और हिंदूराज एक टॉप मैनेजमेंट का बंदा है जो प्रोजेक्टेड पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना करो, अगर गौतम ने पीएनएल बैलेंस शीट बना भी दिया और उसने हिंदूराज को दिया, प्लीज अंडरस्टैंड मेरा क्वेश्चन क्या है। गौतम ने पीएनएल बैलेंस शीट बना दिया और उसने हिंदूराज को दिया, गौतम ने पीएनएल बैलेंस शीट दे दिया, बना के दे दिया, हिंदूराज को दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्या हिंदूराज के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन है मालिक? क्या हिंदूराज के लिए वो इंफॉर्मेशन है पीएनएल बैलेंस शीट? गौतम के लिए वो इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हिंदूराज के लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो डेटा है। क्योंकि भले ही पीएनएल बैलेंस शीट प्रोसेस्ड है, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए प्रोसेस्ड प्लस रिलेवेंट, ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। मुक्ति मैडम आप टेंशन मत लीजिए, सबको मैं बता रहा हूं, किसी का भी कुछ टेक्निकल इशू आया ना, 5 दिन तक मेरा ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। 5 लेक्चर तक यूट्यूब पे जाने वाले मालिक, तो 5 लेक्चर तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी, ओके। तो 5 दिन तक यूट्यूब पे रहेगा मालिक, ये ध्यान रखिए। तो अगर आपका हो यार 5 दिन में तो अपना सिस्टम सेट हो जाएगा, सबके सॉफ्टवेयर सेट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ओके। तो मैं ये बता रहा था, अगर हिंदूराज की बात करें मालिक, हिंदूराज की बात करें तो हिंदूराज के लिए वो सिर्फ डेटा था, जबकि प्रोसेस है। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि प्रोसेस होने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है मालिक, प्रोसेस होने के बाद भी वो डेटा है, एंड दैट्स वेयर कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो आज से आप इंफॉर्मेशन को क्या नाम दोगे? इंफॉर्मेशन मतलब क्या? डेटा विच इज प्रोसेस्ड। खाली प्रोसेस नहीं बोलने का, जिसने भी खाली प्रोसेस बोला वो खाली प्रोसेस होगा भाई, रिलेवेंट नहीं होगा। प्रोसेस्ड एंड रिलेवेंट, डेटा विच इज प्रोसेस्ड एंड रिलेवेंट, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से मालिक इधर तक क्लियर है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
ओके अब मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेशन जब अपन यूज करते हैं, व्हाट व्हाई इंफॉर्मेशन इज यूज्ड। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Information is used for decision making process. Information is used for decision making process. Sir, what exactly it means? यानी अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उसकी वजह से हम डिसीजंस लेते हैं। अगर आपको मालूम पड़े नवंबर 20 में अमेंडमेंट्स क्या है तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, ओके, यहां पर अगर बात करें गौतम को पीएनएल बैलेंस शीट मिल जाती है तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हिंदूराज को प्रोजेक्टेड पीएनएल बैलेंस शीट चाहिए ताकि वो डिसीजन लेगा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, इधर तक समझ में आ रहा है मालिक, इधर तक समझ में आ रहा है। यानी जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से वो रिलेवेंट होके वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी और उसके बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे मालिक। नाउ वी आर मर्जिंग दिस टू कॉन्सेप्ट। अब मेरे को मर्ज करना है दो कॉन्सेप्ट, और दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? एक है इंफॉर्मेशन और एक है सिस्टम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर कंबाइनिंग टू वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। What is the meaning of information system? Please understand. First of all, मैं वापस रिकॉल कर देता हूं. What is the meaning of system? System means set of interrelated components operating collectively to accomplish common goal. Set of interrelated component operating collectively to accomplish common goal. ये तो समझ में आ गया. Input हो गया, process हुआ, output हुआ, that is called system. और इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा विच इज प्रोसेस्ड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज ए डेफिनेशन और व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? एंड आई एम डिस्कसिंग नाउ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मालिक। आई एम डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। I am discussing the meaning of information system. What is an information system? Information system means any system आराम से मेरे डेफिनेशन को अच्छे से रहिए। any system which helps any system which generates, rather than मैं उसको पहले एक बार ये कहता हूं, which generates information is called information system. Any system which generates information is called information system. Any system which generates information, कोई भी सिस्टम अगर इंफॉर्मेशन दे रही होगी, कोई भी सिस्टम इंफॉर्मेशन दे रही होगी, उसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। कोई भी सिस्टम अगर इंफॉर्मेशन दे रही होगी हम उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे मालिक। इसको थोड़ा सा वर्ड मॉडिफाई करेंगे। अब मेरे को बताओ, ओके, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए हमें डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए इसका फॉर्मल आंसर या बुक का आंसर या टेक्स्ट बुक का आंसर ऐसा है, एनी सिस्टम विच helps in decision making, any system which helps in decision making is called information system। यानी आज के बाद से मैंने कभी भी आपको पूछा आईएस का मतलब क्या है, मैंने आज के बाद से आपको कभी भी पूछा आईएस का मतलब क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वापस बता रहा हूं, ओके, देखो व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन, एकदम इजी। ओके, मैंने बता दिया सिस्टम मतलब तीन चीजें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इंफॉर्मेशन मतलब एक डेटा विच इज प्रोसेस एंड रिलेवेंट, जिसकी वजह से हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम कंबाइन मतलब क्या है, तो कोई भी सिस्टम जो इंफॉर्मेशन देगा वो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो इंफॉर्मेशन देगा वो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा वो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ब्लाइंडली ब्लड में डाल दो, ब्लड सेल्स में चले जाने चाहिए आपके पूरे टाइम। कभी भी किसी ने भी पूछा आईएस मतलब क्या, तो आपने बोला चाहिए एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आईएस मतलब क्या मैंने पूछा और आपने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम। मां कसम तोड़ तांडव करूंगा मालिक, मैं तोड़ तांडव करूंगा। इधर मैं तांडव करूंगा और मैं बोल रहा हूं आपका जिधर घर है ना उधर वो बुनियाद हिलने लगेगी, ऐसे जमीन थरथराएगी, ओके, आसमान कांपेगा आपके इधर। इसीलिए याद रखना आईएस का मतलब जब भी मैंने पूछा तो फुल फॉर्म नहीं बोलना, आंसर देना एनी सिस्टम जो ऊपर लिखा है विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग मदद करता है उसको बोलते हैं हम लोग आईएस। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो इसके लिए अब इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को वापस रिपीट लिखता हूं, मैं थोड़ा सा रिपीट लिख रहा हूं। मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस और लेजर मतलब क्या है, डेटा। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएनएल बैलेंस शीट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है डेटा। और इसको क्या करेंगे ये लोग,
प्रोसेस करेंगे और रिलेवेंट होगा तब जाके इंफॉर्मेशन होगी। और ये कंबाइन आराम से, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे, अगर आप देखोगे ये होगा इनपुट, ये होगा प्रोसेस और ये होगा आउटपुट। और अल्टीमेटली मेरे को बताओ आउटपुट की वजह से हम लोग क्या लेंगे? आउटपुट की वजह से हम लोग क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। हम लोग आउटपुट की वजह से डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये पूरा सर्कल क्या हो गया? ये पूरा सर्कल क्या हो गया? ये तीनों चीज मिला के क्या हो गई? ऊपर की जो तीनों चीज मिला के हो गई क्या? ट्रायल बैलेंस लेजर, प्रोसेस करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये तीनों मिलके क्या बन गया? मिलके क्या बन गया मालिक? आई वांट एन आंसर। इधर मैं आंसर के लिए वेट करूंगा मालिक। ये तीनों चीजें मिलके क्या बन गई? नहीं, डिसीजन लेंगे वो समझ गया। ये तीनों चीजें मिलके क्या बन गई? ये तीनों चीजें मिलके बन गया एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज कंबाइंड कॉल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी आप जो 12th स्टैंडर्ड से पढ़ाई कर रहे हो मालिक, यानी आपको ट्रायल बैलेंस लेजर दिया जा रहा है, आप उसको पीएनएल बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करके पीएनएल बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। ये पूरा जो करने का टास्क है, पूरा कंबाइंड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरा कंबाइंड इज कॉल्ड आईएएस। पूरा कंबाइंड इज कॉल्ड आईएएस। दिस कंबाइंड इज कॉल्ड आईएएस, जिसकी वजह से इस कंबाइंड इज कॉल्ड आईएएस, जिसकी वजह से आप क्या ले पा रहे हो? जिसकी वजह से आप डिसीजंस ले पाओगे। तो एनी सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड आईएएस। इसका मतलब भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग भाई बचपन से देख रहे हैं। बचपन में मतलब तुमको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 11 12 से देख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यार। कॉस्टिंग में तुम कॉस्ट शीट बनाओगे, इनपुट लोगे, उसको कुछ करोगे और कॉस्ट शीट बना के दोगे और डिसीजन लोगे। वो पूरा जो प्रोसेस है वो क्या हो गया मालिक? अगर ये समझ में आ गया तो भाई मेरे जो एनर्जी ये करने का पॉइंट, मैं कसम से बोल रहा हूं, मेरे डॉक्टर ने मेरे को, भगवान कसम, मेरे डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि 10 दिन कम से कम एनर्जी कंजर्व करना। 10 दिन तक चिल्लाना मत तू, 10 दिन तक बहुत धीरे धीरे बात करना, 10 दिन तक ज्यादा एक्शंस मत करना। मेरे डॉक्टर को पता ही है कि मैं कितना बड़ा झंडू बाम हूं इस चीज में। मैंने डॉक्टर को ये बोला मैं ट्राई करूंगा, लेकिन स्टूडेंट दिख गया या उसके आंसर दिख गए, मेरे को मालूम नहीं पड़ता मैं कैसे क्या रहूंगा। और एक्चुअली वैसे ही हो रहा है। अगर आप देखोगे अभी मेरी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी है बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनर्जी का पॉइंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब ये पॉइंट पे, एंड आई एम नॉट टेलिंग मैं बहुत एहसान कर रहा हूं भाई, यू हैव पेड फॉर इट एंड 100% आई एम गिविंग ए रिटर्न फॉर इट, बट डेफिनेटली लुकिंग एट माय कंडीशन 100% उस कंटेक्स्ट से मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो मेरी एनर्जी का कंजर्वेशन आपको तोड़ समझ में, मतलब अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी सिलेबस पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, कॉस्टिंग पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, आप हर सिलेबस में इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहे हो मालिक। अरे टेक केयर का टेंशन मत ले भाई, अपन तोड़े भाई, अपन इतने जल्दी जाते नहीं भाई। इतने जल्दी चले जाते तो तू लेट अमित तातिर के वर्चुअल लेक्चर देखता भाई। ओके, तो टेंशन नहीं है, वो होने नहीं देंगे भाई। कांड करेंगे अपन कांड आदमी है अपन, ऐसे बहुत। और अपन अभी तक मतलब आप धीरे धीरे मिलोगे, आपको समझेगा अपना कांड क्या है, अपना लाइफ कैसा है मालिक। अपना तोड़ है तोड़, अपन साला ऐसा टेंशन नहीं लेते मालिक जिंदगी में। ओके, स्ट्रेस नहीं लेते भाई कोई भी चीज का, बट मेक इट श्योर। जो मौलिक ये मैं बता रहा था कि इसका मतलब अपन, अगर मैं कल आपको बोलूं, मैं आपको कुछ आपको एग्जामिनेशन पेपर में जो आ रहा है और आप आंसर शीट में जो लिख रहे हो, ये अगर कंबाइन हो गया तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आप समझे मालिक? अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करके आप एग्जामिनेशन शीट में डाल रहे हो, ये कंबाइन बोला मैंने, कंबाइन बोला। खाली क्वेश्चन डेटा हुआ, आपने आंसर लिखा, ओके, वो इंफॉर्मेशन हुआ, और जब ये कंबाइन हुआ वो सिस्टम हुआ। इसका मतलब अगर आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा मालिक। तो मालिक तोड़ तोड़ तोड़, इसका मतलब प्रोसेस। कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कोई भी जाओ, इस शब्द को इन लोग ने शब्द को अलग तरह से यूज किया हुआ है। इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों मिलकर आपको आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज अगर मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आराम से समझिए मालिक। अगर आज मुझे मेरे को पता करना है मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, ओके, मुझे पासबुक में प्रिंट करके चाहिए, ओके, मेरे को मालूम है ऑनलाइन सब मिलेगा, तुम लोग साला बहुत ज्ञान दोगे, और तुम लोग का ज्ञान देने का कम थोड़ा ना रहता। इंटर के बच्चे तो कांड रहे थे, और फाइनल तो उससे भी ज्यादा कांड रहे थे। इंटर का बच्चा तो बोलेगा सर अरे यार मोबाइल पे मालूम पड़ता है, मोबाइल पे देखते हैं, ये ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। लेकिन भाई बैंक में जो लोगों को मिलने का माहौल है वो कैसे होगा? मोबाइल पे कैसे वो इंटरेक्शन होगा मालिक? अरे किसी से मिलना तो पड़ता है ना मालिक, जिंदगी है, मुलाकातें होनी चाहिए मालिक, मुलाकातें होनी चाहिए। तो भाई नॉर्मल बैंक मैनेजर भाई मुलाकातें होनी चाहिए, कुछ गलत कॉन्सेप्ट मत लगाना, वापस तुम और कुछ और कॉन्सेप्ट लगा दोगे मालिक। ओके, तो मालिक कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ में आ गया तो इन शॉर्ट
अभी अगर मैं बैंक में पासबुक प्रिंट कराने गया और मेरे को पता करना है बैलेंस कितना है, मैं बैंक के काउंटर पे जाऊंगा, मैं डायरेक्टली बैंक में बाहर खड़ा रह के सिक्योरिटी गार्ड को बोलूंगा मेरे पासबुक प्रिंट करके लेके आ, वो लेके आएगा क्या मालिक? नहीं। ओके, सिस्टम भी प्रोसेस ही हुआ, यस, लेकिन खाली प्रोसेस वर्ड मत बोलो, प्रोसेस वर्ड मत बोलो मालिक, प्रोसेस वर्ड मत बोलो, प्रोसेस वर्ड मत बोलो। तरक्ष 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 करके जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तारक्ष, तारक्ष है ना, ओके, तारकश, ओके, प्रोसेस मत बोलो, प्रोसेस मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर, प्रोसेस नहीं, प्रोसेस तो उसका बीच का काम है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट इज कॉल्ड प्रोसीजर। अगर शायद आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलिसी प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर्स, प्रोसीजर के अंदर प्रोसेस होता है, एंड दैट एग्जैक्टली इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो काम खत्म है, तो मेरा पहला टारगेट ओवर। तो आपको ये समझ में आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एनी सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये तो जनरल सेंस था, ये जनरल सेंस था, लेकिन अब आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया, मतलब इनपुट दिया, प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी मैं पहले ये दूंगा, फिर 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 ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, ओके, स्क्रीन पे दिख रहा नहीं है, ये मुझे मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वापस मैं समझा रहा हूं, समझ करो, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, और फिर इसके बाद मुझे ये मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब एग्जांपल, अगर मुझे कुछ परचेस करना है मुझे, तो यूजुअली अपन परचेस ऑर्डर देते हैं, लेकिन परचेज ऑर्डर के पहले परचेज रिक्विजिशन आता है। अभी वो क्या सब है ना, वो डिटेल में जब जाएंगे, चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे। तो परचेज रिक्विजिशन दिया, फिर हमने उसको इवैल्यूएशन किया, फिर कोटेशन मंगाया, कोटेशन को इवैल्यूएशन किया, फिर हमने परचेज ऑर्डर तैयार किया, फिर रॉ मटेरियल्स हमें मिला और उसका पेमेंट किया। ये कंबाइन इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके मेरे ख्याल से मालिक ये क्लियर है? ओके तो आई डू थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक, कॉन्सेप्ट समझ में आया? इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ऑल टुगेदर एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब अगला शब्द को और करते हैं, अगले शब्द को और एक करते हैं। ओके अगले शब्द को अपन क्या करते हैं? अगले शब्द को अपन ये लिखते हैं, ओके, इंटरप्राइज मतलब क्या? एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो अब एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? देखो मैंने आपको क्या बताया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेरे को बैंक के स्टेटमेंट में जाना है, मेरे को पता करना है पासबुक में कितना पैसा है, मतलब अकाउंट में कितना पैसा है, पासबुक में प्रिंट करवाना है। इसके लिए मैं बैंक में जाऊंगा, वो मैं उधर खड़ा रहूंगा, उधर उसको दूंगा, उसके बाद वो प्रिंट करके मुझे देगा और फिर मैं देखूंगा ना। ये प्रोसीजर पूरा समझ गया, पर अपने पास ये सारे प्रोसीजर नहीं है मालिक। अगेन मैंने जैसे बोला सारे सिस्टम नहीं है, तो सारे प्रोसीजर भी नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। तो सर हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है? हमारे पास एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एंटरप्राइज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाएंगे मालिक, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाएंगे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास है। हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। वी आर हैविंग इन अवर सिलेबस ओनली एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनपुट से लेकर आउटपुट के पूरी प्रोसेस इज आईएस। यस मालिक, पूरा इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों मिला के ओके इंफॉर्मेशन सिस्टम बना, और ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट मिला के एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम बना। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट डिफाइन करेगा, प्रोसेस डिफाइन करता है, आउटपुट डिफाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एंटरप्राइज पे पूरा समझाने के पहले मेरे को ये खाली इतना सा बता दिया, एंटरप्राइज में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? एंटरप्राइज यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं मालिक? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन? दो बॉटल लाना पड़ेगा भाई, खत्म हो जाता पानी। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन? 3 मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर मिल गया मुझे। ओके मैं नाम अभी यूज नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। टॉप मिडिल लोअर ये यूज करते हो। ओके तो अब मेरे को एक चीज बताइए, मिडिल गया तेल लेने, मिडिल गया तेल लेने, हाँ मालिक मिडिल को छोड़ दीजिए, मिडिल का दिमाग फोड़ी नहीं करते, मिडिल गया तेल लेने। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके टॉप एंड लोअर की बात करते हैं। मेरे को बताइए ओके लोअर लेवल ऑपरेशन डिसीजन लेगा, डे टू डे लेगा, और टॉप ओके 5 साल की प्लानिंग का, 3 साल की प्लानिंग का, 4 साल की प्लानिंग का लेगा। ओके लोअर डे टू डे लेगा, टॉप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है प्लानिंग का लेगा। तो डे टू डे ऑपरेशन का डिसीजन कौन लेगा? लोअर लेगा। ओके आगे की प्लानिंग का डिसीजन कौन लेगा? ओके टॉप लेगा। अब मेरा क्वेश्चन इतना ही है, मेरे को बताओ ओके ये एंटरप्राइज के हिस्से है, ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से है, क्या इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जैसे चाहिए या अलग अलग चाहिए?
ओके सबके आंसर मुझे मिल जाते हैं मालिक। ओके अब मेरे को खाली इतना बताइए, इतने में आंसर दिए। ओके डू दे रिक्वायर सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम और अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी आपको सेम चाहिए या अलग अलग चाहिए, यानी टॉप के लिए और लोअर के लिए सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, सेम इनपुट प्रोसेस आउटपुट चाहिए या अलग अलग इनपुट प्रोसेस आउटपुट चाहिए। डू दे रिक्वायर सेम या अलग अलग। ओके मेरे को कुछ कुछ आंसर मिल चुके हैं, नील का मिल चुका है। ओके अरे बहुत सारी मिल गए, हर्षित का मिल गया है, हिंदुराज का मिल गया है। ओके शुभम का, शुभम सेम बोल रहा है, शुभम सेम बोला भाई। शुभम पाठक जी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अलग अलग चाहिए सर। क्यों अलग अलग चाहिए? अब थोड़ा सा एग्जांपल यार, सेम एग्जांपल आप यूज करिए ना जो स्क्रीन पे मैंने दिया थोड़ी देर पहले। मेरे को बताओ गौतम जो था वो बंदा किसमें था? गौतम का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ओके और हिंदुराज का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सेम है, अलग अलग है मालिक? गौतम का इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है, हिंदुराज का इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है। गौतम के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो हिंदुराज के लिए डेटा है, आपको ये समझना जरूरी होगा। तो इनके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। तो किसको कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, किसका क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, किसको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन किसको लगेगी, कौन से मैनेजमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन लगेगी, कान खुले सबके सब, सबकी आत्मा मेरे पास। किसको कौन सी इंफॉर्मेशन लगेगी, किसको कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे काम आएगी, ये सिलेबस अपना EIS है। ये सिलेबस अगर आप इधर तक समझ गए, इसका मतलब अगर आप ये समझिए, इसीलिए तो इतना सिलेबस बड़ा है कि हर जन को भाई यार टॉप मैनेजमेंट को ये सिलेबस ये लगेगा, मिडिल को ऐसा लगेगा, लोअर को ऐसा लगेगा। और आज के डेट में अभी किसी ने ERP का वर्ड यूज किया, किसी ने कुछ अलग यूज किया हुआ है, तब मतलब यही तो स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करेंगे। इसलिए तो यार अपने को मतलब 45 डेज टू 50 डेज 45 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली अपने को EIS में ही लगने वाले, 40 टू 45 लेक्चर। ये इतने लेक्चर EIS में लगने का कारण यही है ना, कितने कौन से लेवल के मैनेजमेंट को कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। तो आज से लेकर जुलाई एंड तक, ऑलमोस्ट जुलाई एंड और अगस्त एक 3-4 दिन का अपना सिर्फ EIS जाने वाला है सर। उसका कारण क्या? ओके उसका कारण यह है कि यह कॉन्सेप्ट ही अपने को समझना है। ओके कौन सी कंपनी कैसे काम करेगी, कौन सा मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, यह अपने को ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से आई डू थिंक अपन अभी फ्रीज कर सकते हैं EIS केस में। ओके ये मतलब इन शॉर्ट अब एक चीज छोटा सा मैं मिस कर गया बोलना। अब मेरे को बताओ क्या कंपनी कंप्यूटर के बिना काम करती है, कंप्यूटर के साथ काम करती है? टाइप्स ऑफ सिस्टम के एग्जांपल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम के एग्जांपल क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम के एग्जांपल तो एकदम क्लियर है जो मैंने आपको बताया। ओके सिस्टम बहुत मतलब अलग अलग इसमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, सिस्टम टेबल है, चेयर है, ये सारे है वंश सिस्टम, ये तो सारी चीजें सिस्टम है। यस मालिक आदित्य जी। तो भाई आपको यह समझना है EIS हो गया, कंप्यूटर के साथ काम करेंगे, इसीलिए कंप्यूटर के जिक्र आएंगे, इसीलिए आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैनेजमेंट मेरे को बताओ कंप्यूटर के बिना भी तो सिस्टम, मेरे को चलो इसको एक छोटा सा, ठीक है सबने आंसर दे दिया, ओके थोड़ा सा फ्रीज करते हैं। ओके दमशेर छोड़ दो सब छोड़ दो। अब मेरे को सिर्फ ये बताओ क्या ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है ट्रायल बैलेंस लेजर कन्वर्ट कर रहे हैं और P&L बैलेंस शीट है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है मालिक? आंसर इज यस। अब मेरे को बताओ क्या ये मैनुअल में बना सकते हो? ट्रायल बैलेंस लेजर दिया आपको और P&L बैलेंस शीट है, मैनुअल में बना सकते हो? आंसर इज यस। एग्जामिनेशन में आप मैनुअल में बनाते हो। अब मेरे को बताओ क्या ये कंप्यूटर में भी बन सकता है? क्या ये कंप्यूटर में बन सकता है? आंसर इज यस। अब मेरे को बताओ मतलब मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, यानी सिस्टम कैन बी मैनुअल आल्सो विद कंप्यूटर आल्सो। आप क्या प्रीफर करोगे? आप क्या प्रीफर करोगे? आप मैनुअल प्रीफर करोगे या कंप्यूटर के साथ प्रीफर करोगे? आप क्या प्रीफर करोगे, मैनुअल या कंप्यूटर? मैनुअल भी हो सकता है विद और कंप्यूटर भी हो सकता है। आप क्या प्रीफर करोगे? विद कंप्यूटर ही प्रीफर करोगे, कंप्यूटर के साथ ही प्रीफर करोगे? और उसके बहुत सारे कारण हैं। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग कारण हियर, बट एक बेसिक कारण बता रहा हूं, फटाफट होगा, एक्यूरेट होगा, एरर होने के चांसेस कम होंगे, एफिशिएंसी होगी, फटाफट साला आगे टारगेट अचीव होगा, अपना डिसीजन मेकिंग फटाफट होगा, इसलिए कंप्यूटर यूज करते हो, इसीलिए कंप्यूटर का डिस्कशन ओके EIS में आता है, क्योंकि ये चीजें अपने को फटाफट करनी है इस कॉम्पिटिटिव एज के एनवायरमेंट में। आज भी तो अपन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं मालिक यार, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में ये फटाफट करनी है, इसीलिए EIS में कंप्यूटर का डिस्कशन है। मेक इट श्योर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मतलब मां कसम मालिक प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि भाई EIS का पेपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर उसके अंदर रहेगा, क्योंकि बिना कंप्यूटर के काम नहीं हो रहा है। मैं वापस समझा रहा हूं, EIS का पेपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का जिक्र होगा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जिक्र होंगे, हार्डवेयर के जिक्र होंगे, और वो लॉजिक चाहिए ही, लेकिन उसके बिना EIS काम नहीं करेगा। मतलब EIS काम नहीं करेगा मतलब आप प्रीफर नहीं करोगे,
वो बहुत पुराना ईएस हो जाएगा। तो अगर 1960 में मैं आपको भगवान मतलब ये चीज मैं बता रहा हूं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट अगर आपके पेरेंट्स अगर सीए है तो जो यूजुअली 90s के सीए होंगे उनसे आप पूछना क्या आपके टाइम पे कंप्यूटर का पेपर था क्या, तो आपको बताएंगे ईडीपी करके था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तब तो कंप्यूटर अपन लोग यूज नहीं करते थे। अपना कंप्यूटर कब से चालू हुआ रे, अपन लोग कंप्यूटर कब से यूज करना चालू करे, 95 से मेजर चालू हुआ है, और 2000 के एरा में कंप्यूटर का यूसेज ज्यादा हुआ है और अभी मोबाइल के यूसेज में गए। ओके मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है। तो भाई यार कंप्यूटर तब छोड़ना था, पर आपके पापा के पेपर में एडीपी था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या था, ओके भाई यार कुछ मैनुअल चीजें, कुछ सिस्टम्स है, मैनुअल चीजों को सिस्टम से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक में करना है, ये कॉन्सेप्ट किया जाता था मालिक। सो नाउ प्रॉब्लम ये तो समझ में आ गई। इसका मतलब आप ध्यान में रख लेना कि सर हम लोग जो 40 लेक्चर्स देखेंगे, 40 या 42 लेक्चर्स जो देखेंगे, उसके अंदर क्या हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा? आंसर इज यस। हो 50% के करीब आपका सिलेबस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रिलेटेड रहेगा मालिक, लेकिन 50% इज आउटसाइड दैट बॉक्स। तो प्लीज बी क्लियर, अपना परसेप्शन बढ़ाइए। आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर क्यों करना है, कंप्यूटर की वजह से क्या फायदा होगा, कंप्यूटर की वजह से कितनी चीजें अलग होगी, ये आपको समझना होगा इस सिलेबस से। ईआईएस कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं ना, ईआईएस में कंप्यूटर यूज किया जाएगा ना यार। अरे क्या मजाक कर रहा है यार, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। मेरे को ये बताओ ईआईएस मतलब क्या है? एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे को बताओ अगर कोई भी सिस्टम आपको लेना है, आप मैनुअल सिस्टम पे जाओगे या ऑटोमेटेड पे जाओगे? 100% ऑटोमेटेड में यार। पब्लिक ऑटोमेटेड ही प्रीफर करेगा ना मालिक। रीजन सिंपल है यार, ऑटोमेटेड में ही काम फटाफट होता है, इसीलिए कंप्यूटर का डिस्कशन है। मैं वापस बोल रहा हूं ईआईएस इज नॉट अबाउट कंप्यूटर, हाँ बट ईआईएस विल इंक्लूड कंप्यूटर, और कंप्यूटर का डिस्कशन रहेगा पेपर में। और वो क्यों रहेगा मेरे को बताओ, आपको समझने आनी चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। हार्डकोर टेक्निकल मैं बोल रहा हूं ना, एक चैप्टर 2 चैप्टर में ही मेजर है, बाकी सब मैनेजेबल है बहुत अच्छे से। पर लेकिन आप लॉजिक समझना, तो जब आप रियल लाइफ में बात करोगे, एग्जांपल आज मैं किसी से बोलूं ना, आज मेरे को बताओ मैं किससे के, आज मैं तुम लोग से ही बात करता हूं, आज मेरे को बताओ मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं ईआरपी क्या है, आपका क्या होगा आंसर? आपका क्वेश्चन आंसर मतलब मैं आपको पूछूं ये व्हाट इज एन ईआरपी, आपका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। ये बॉस ये जो आंसर देता है ना, उसका नॉलेज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी गलत है। ईआरपी इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, ERP is not a software, ERP is integration of all processes। जो अपन प्रोसेस देखेंगे उनका इंटीग्रेशन इज ERP। ERP के लिए सॉफ्टवेयर अपन अलग से बनाएंगे, तो ERP सॉफ्टवेयर अलग होता है और ERP अलग होता है। अगर आप खाली ERP बोलोगे सर व्हाट इज ERP, अगर आप TCS में गए, इन्फोसिस में बात करें और उनको पूछोगे ERP मुझे चाहिए, तो ERP इज अलग कॉन्सेप्ट और ERP सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर इज अलग कॉन्सेप्ट। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी यहां पर। तो EIS हो गया। अब क्वेश्चन आता है ओके, अगर अपना ये टारगेट, तो अपना आज का टारगेट बहुत तोड़ सा अचीव हो गया। EIS मेरे ख्याल से समझ में आ गया मालिक। ओके भारत माता की जय, तोड़ कॉन्सेप्ट मालिक। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, ओके मेरे को बताओ EIS सॉफ्टवेयर ERP पैकेजेस इज ए सॉफ्टवेयर, यस परफेक्ट, बट कॉन्सेप्ट ये मैं बता रहा हूं ERP किसी ने बोला तो ERP इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, ERP इज ए इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन है। सॉफ्टवेयर उसके लिए अपन लेंगे अलग से, बहुत कॉन्सेप्ट। अरे आपको मैं बता रहा हूं अगला वीक तो पूरा माहौल रहेगा समझने के लिए, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दिए ना, मां कसम मतलब आपको ऐसा ऑर्गेनाइज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहो कैसा भी रहो, आपको हर चीज है ना, क्या वर्ड यूज करना है, क्या वर्डिंग, जनरलाइज नहीं, कॉन्सेप्चुअली। एंड चार्टेड अकाउंटेंट इसमें रोल प्ले करता है भाई, चार्टेड अकाउंटेंट इसमें रोल प्ले करता है मालिक। ओके तो ठीक है, अभी आते हैं मालिक, मेरे को बताओ EIS क्यों चाहिए था मेरे को, एक लाइन में मैं आंसर दे रहा हूं सबको। ओके अभी देखो EIS क्यों चाहिए था, ताकि EIS मींस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अ सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अ सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इंडेक्स ठीक है मालिक, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में कांड कर देता हूं, 2 मिनट के ऊपर लगेगा नहीं मालिक, 2 मिनट मेरे को पहले दीजिए। इंडेक्स का ठीक है यार, पहले अपन समझ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है, चलो मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। लेट एज्यूम अपन लोग कंपनी है और हमें न्यू प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है। ओके प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों ऑप्शन है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों ऑप्शन है मालिक। प्लीज सबका ध्यान इधर आ,
सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर एकदम अच्छे से, बिकॉज ये मैं लिंकेज बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना जरूरी है ईआईएस और एसएम साथ में क्यों आया और उसका कॉमन सिलेबस क्या है और उसकी वजह से किधर क्या गैप होने वाला और वो क्या अच्छे से समझ में कैसे आने वाला है। मेरा क्वेश्चन है, मैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों में से एक प्रोडक्ट में जाना चाहता हूं। मैं दोनों प्रोडक्ट नहीं बना सकता क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, अपने पास नहीं है, अपनी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। तो हम लोग या तो प्रोडक्ट ए में जा सकते हैं या प्रोडक्ट बी में जा सकते हैं, इधर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में जा सकते हैं मालिक। इधर तक क्लियर है मालिक? प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी में जा सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है मालिक, प्रोडक्ट ए में जाए या प्रोडक्ट बी में जाए, प्रोडक्ट ए में जाए या प्रोडक्ट बी में जाए, आइदर ऑफ इट। हम लोग कैसे पता करेंगे प्रोडक्ट ए में फायदा है या प्रोडक्ट बी में? तो शायद मैं इसके लिए आंसर दे सकता हूं, अगर आपका एफएम हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा तो आप एफएम में जाओगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर जो आपका पेपर 8 है, उसके अंदर आपको है ना एनपीवी, आईआरआर ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालो, ठीक है। अब ये एनपीवी क्या होता है? एनपीवी क्या होता है? तो अगर आप देखोगे उसका एक फॉर्मूला है, ओके, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो और उसके बाद एनपीवी आएगा। ये पूरा इज नथिंग बट सिस्टम। कैश इनफ्लो, उससे पैसा कितना आएगा वो प्रोडक्ट से, और पैसा कितना गया कैश आउटफ्लो, ये दोनों को माइनस किया और करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो एनपीवी आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? ओके, एकदम सिंप्लीफाई करूं तो एक प्रोडक्ट से मेरे को पैसा कितना आएगा और वो प्रोडक्ट पे खर्चा कितना होगा, उन दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे को मालूम पड़ेगा मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है। दिस पूरा कंबाइन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एनपीवी कैलकुलेशन बिकम्स, एनपीवी कैलकुलेशन एनपीवी कैलकुलेशन बिकम्स योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अब मेरे को बताओ, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के दिन पे उसका प्रोडक्ट से कितना फायदा होगा। मैं एज्यूम करता हूं इससे 21 करोड़ का फायदा होगा अपने को, 21 करोड़ आ रहा है इसका, और इससे 18 करोड़ आ रहा है। ओके सर, ये 21 करोड़ कैसे आया, ये 21 करोड़ कैसे आया, ये 18 करोड़ कैसे आया? इसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया ना जंपे। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब मैंने वो कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया, कैश आउटफ्लो किया, उसको माइनस किया और उसके बाद मेरे को 21 करोड़ और 18 करोड़, यानी 21 करोड़ 18 करोड़ क्या है? इंफॉर्मेशन है। मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। प्रोडक्ट ए के लिए मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, प्रोडक्ट बी के लिए मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। मालिक एवरीबॉडी एग्री विद दिस? आंसर इज यस। ये एग्री करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नहीं है। मेरे को इंफॉर्मेशन मिल गई मालिक। अब मेरा क्वेश्चन है कौन से प्रोडक्ट को जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए? तो 100% हर जन का आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट ए। हर जन का आंसर आएगा प्रोडक्ट ए, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम ने आंसर प्रोडक्ट ए के साथ दिया है। प्रोडक्ट ए के साथ जाना ही सही है क्योंकि 21 करोड़ का है। लेकिन आप समझने की कोशिश करो, शुड वी गो विथ प्रोडक्ट ए और शुड वी गो विथ प्रोडक्ट बी डज नॉट रिक्वायर ओनली दिस क्वांटिटेटिव फिगर्स, does not go only with this quantitative figures। खाली क्वांटिटेटिव चीजों से मैटर नहीं करता है मालिक, ये क्वांटिटेटिव चीजें आपको असिस्ट करती है, लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव मतलब क्या सर? क्वालिटेटिव मतलब क्या? प्रोडक्ट ए, एग्जांपल बता रहा हूं, सुनने की कोशिश करो। इधर मेरे ख्याल से सबका आंसर प्रोडक्ट ए ही जा रहा होगा, इधर सबका आंसर प्रोडक्ट ए में ही जा रहा है, लेकिन आप एग्जांपल में बता रहा हूं, प्रोडक्ट ए बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, इसके नए कॉम्पिटिटर है ना फटाफट तैयार हो सकते हैं, इसके नए कॉम्पिटिटर फटाफट तैयार हो सकते हैं, ये इसका मार्केट फटाफट टूट सकता है। 21 करोड़ आज का है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने हैं, कल हो सकता है दो और नए कॉम्पिटिटर आ जाए तो 21 करोड़ का 10 करोड़ भी हो सकता है। अगर मैं आपको ये डेटा देता हुआ मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई कॉम्पिटिटर ज्यादा है, ओके, पर प्रोडक्ट बी में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, प्रोडक्ट बी चालू किया तो 100% अपना प्रोडक्ट बी रहेगा। ओके, अब मेरे को बताइए कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ जाओगे? फिर मैं वापस बोल रहा हूं, प्रोडक्ट ए में कंपटीशन आने की संभावना है, कंपटीशन आएगा कि नहीं आएगा इट इज अनसर्टेन, क्योंकि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रोडक्ट ए में कंपटीशन आने की संभावना ज्यादा है, प्रोडक्ट बी में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, अब मेरे को बताओ क्या आपका आंसर चेंज हुआ? क्या आंसर चेंज हुआ? इंफॉर्मेशन सिस्टम ने आपको क्वांटिटेटिव से आंसर दे दिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम ने क्वांटिटेटिव आंसर दे दिया, लेकिन व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन? व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव एनवायरमेंट? जिस एनवायरमेंट में आप चल रहे हो, ये एनवायरमेंट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कर सकेगा। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, दैट्स इट।
एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, इसके लिए ये डिसीजन लेने के लिए हमें लगेगा आपका पेपर नंबर 2, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड विद एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम alone, enterprise information system will not help in decision making. To assist in decision making, we require strategic management, so we can have an exact strategy, we can have a best strategy by which we can capitalize the market. We can have best strategy by which we can capitalize the market. This is something which you need to understand, and ये concept आपके पास हो जाता है, and that is called with respect to SM, strategic management. तो मेरे ख्याल से I do think अब आपको पूरा समझ में आया होगा ये पेपर क्या है। सी अंडरस्टैंड, पहले दिन के लेक्चर का मेरा टारगेट हमेशा ये होता है कि ये पेपर क्या है, ये पेपर क्या है। ओके बॉस, मेरे ख्याल से EISSM का कॉन्सेप्ट समझ में आया। EISSM क्यों ये पेपर कॉम्बो है, क्यों ये पेपर ऐसा है कि अरे सर बहुत बार ये बोला जाता है, बहुत बार मेरे को बच्चे पूछते हैं यार सर EIS तो साला कंप्यूटर का पेपर है, SM तो ये अलग से है, ये अलग अलग पेपर होने चाहिए थे, ये अलग अलग करके इंटीग्रेट करके पेपर एक में क्यों। इसका कॉन्सेप्ट है मालिक, और मैं कसम से बता रहा हूं, यू जस्ट सर्च योर CPA एग्जामिनेशन ऑफ US, 100% उनका पेपर पैटर्न अलग रहेगा, सब कुछ रहेगा। CPA पेपर एग्जामिनेशन में व्हेन दे आर गिविंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलोंग विद दे डू हैव एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम की जगह अगर आपको मालूम होगा CFN में इसका करके नाम था, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो पेपर के नाम है। अरे मालिक, स्ट्रैटेजी बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के नहीं आ सकती है, बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के नहीं आ सकती है। स्ट्रैटेजी के लिए हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना जरूरी है, बिकॉज उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो क्वांटिटेटिव मिलेगी, और फिर हम क्वालिटेटिव चीजें ध्यान में रखेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, तब जाके हमारा सर्वाइवल होगा। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए मैं यहां पर रुकता हूं। मैं इंडेक्स विंडेक्स आज नहीं बताता, ओके, अपन उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। बट मेरे ख्याल से आज का स्पर्श प्रॉब्लम ये है, अगर मैं 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, 1 घंटे का लेक्चर है यार, स्पर्श बोर हो गया तू 1 घंटे में। तो आज के लिए मैं यहां पर होल्ड कर देता हूं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं। ओके, मैं स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। तो जो रिकॉर्डिंग वाले, टाटा बाय बाय, टेक केयर। स्ट्रीमिंग में मैं सिर्फ ऐसे ही डिस्कशन करूंगा, क्वेरी ऐसे ही, कुछ और पॉइंट प्रॉब्लम है क्या ऐसे।